गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम अनिरुद्ध है और मैं एक शराबी हूँ। हाय और अनिरुद्ध भाई। केवल और केवल एक उच्च शक्ति की कृपा है और ये उच्च शक्ति आपके जरिए काम करती है कि शराब के पहले घूंट से आज दूर हूँ और एक उपयोगी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो बहुत बहुत धन्यवाद नवजीवन ग्रुप का कि आपने मुझे इस लायक समझा कि ये जो बहुत ही मतलब ये 12 कदम ही है यार, जिनके जरिए आज मैं जिंदा भी हूँ और ढंग से जी भी पा रहा हूँ। तो इसका जो आपने रखा है 7 दिन का और मुझे उसमें बुलाया है, तो ये लायकी जो है ये भी आप ही लोगों की वजह से मिली है। और मैंने इस बात पे मैं फिर से जोर देना चाहूंगा कि मैंने ये कहा है कि एक हायर पावर है और मेरा ये पूरा फेथ है, 100% विश्वास है कि ये सिर्फ आपके जरिए काम करती है। अ, और मुझे पहला दूसरा तीसरा कदम के लिए बुलाया है, जहाँ पे मैं बिग बुक के आधार पर अपने अनुभव रखूंगा। लेकिन ये व्यक्तिगत अनुभव होते हैं और मैंने बिग बुक के आधार पर किस तरह से शराब से दूर रहना एक एक दिन के हिसाब से सीखा है, और सिर्फ शराब से दूर रहना नहीं बल्कि एक ढंग से जीना जो मैं उससे पहले कभी जिया नहीं था, उसके अनुभव मैं अपने अनुभव पेश करने जा रहा हूँ। इसमें हो सकता है कि शायद मुझसे कुछ गलत निकल जाए, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और जो भी आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हैं, जो आपको ठीक ना लगे वो छोड़ दे, यही मुझे पहले मीटिंग में आया तब समझाया गया था। अ, जब बात करता हूँ मैं शुरू करता हूँ तो मैं दोस्तों बताऊं कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में पहली बार आया था 29 दिसंबर 2016 को, और मेरी सोब्राइटी डेट है 27 अप्रैल 2016। मतलब लगभग 1.5 साल बाद मुझे जिसको सही मायने में सोब्राइटी, शराब से दूर रहना नहीं सिर्फ सोब्राइटी कह सकते हैं, वो उसकी शुरुआत हुई थी, उसको 1.5 साल लग गया। और ये जब शुरू हुआ मुझे याद है 10 अगस्त 2018 वगैरह दिन था और मैं एक रिहैब सेंटर में था और उन्होंने मुझे बोला कि 15 अगस्त को हम आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो जनरली होता यह है कि अगर नशा मुक्ति केंद्र में गए हो और आप काफी दिन रहे हो, मैं तो 3 सवा 3 महीने हो चुके थे, तो एक उत्सुकता रहती है, एक इच्छा भी होती है कि कब अब मैं सब कुछ सीख गया हूँ और कब मैं वापस बाहर की दुनिया में जाऊंगा, कब मैं घर वालों से मिलूंगा, कब मैं जीवन जीने लगूंगा, कब मैं इन चार दीवारी से बाहर निकलूंगा। लेकिन मेरे मन में ये सब कुछ नहीं चल रहा था, मेरे को खुशी हुई नहीं थी, क्योंकि मेरे सामने पूरा, एक तो उससे पहले की जिंदगी, ए में आने से पहले की, और ए में आने के बाद ये जो लगभग 1.5 साल गया था उसमें क्या हुआ था वो सब आंखों के सामने से तैर रहा था। और मुझे कहीं ना कहीं ये डर लग रहा था कि बाहर जाके मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि बात आ जाके वही हो रही थी कि शराब से दूर रह नहीं पा रहा था। शराब जो मुझे कभी नहीं लगा था कि पूरा जीवन इस तरह से बर्बाद कर देगी, क्योंकि घर में शराबियत देख चुका था, बचपन में ही कसम खाई थी कि शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन 21 साल का होने के बाद मालूम नहीं ऐसा माहौल बना, ऐसे लोग मिले, और मुझे लगा कि वाह यार, यहाँ पे अब मेरा डेरा जम चुका है। और ये लोग अगर शराब पी रहे थे तो शराब अच्छी बात है, और मेरे पिताजी को शायद शराब पीना नहीं आई। तो इतने सालों से जो कुछ रखा था संभाल के कि ये चीज गलत है और इसकी और इस रास्ते अपने को जाना ही नहीं है, तो ये लगा कि एक बार करके देखते हैं ना यार, क्या होता है, इतना देख रहे हैं अपन। और एक बार जो मैंने पी ली तो मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि जैसे मतलब अ, सारे मतलब बत्तियां एकदम जगमगा उठी है ना, एकदम पूरी हवेली रोशन होगी, ऐसे लगने लगा मुझे कि इससे पहले मैं कभी जिया ही नहीं था यार, ये क्या मजेदार चीज है। तो वो मजे के लिए शुरू हुई, लेकिन मैं कहीं ना कहीं देखने लगा कि अगली बार कब पीने को मिलेगा। जब भी पीता था मजा आता था और मुझे ये लगता था कि ये महफिल खत्म ना हो। शराब ने मुझे बहुत सारी चीजें दी, कॉन्फिडेंस दिया, जिंदगी में मजा दिया, जो मैं करना चाहूँ वो मैं करने लगा। और बहुत एक जो कॉन्फिडेंस दिया था उसने मुझे व्यक्तिगत जीवन में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत सहारा दिया। और अब लग रहा था कि निकल पड़ी मेरी गाड़ी, शादी हो गई, बेटा हो गया, छोटे से शहर में था वहां से मुंबई चला गया तो वहां भी बड़े लोगों में एकदम से एंट्री हो गई, और लग रहा था कि अब मजे से अब जिंदगी कटेगी। लेकिन सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन शराब जो है वो बढ़ने लगी थी। और मैं देख रहा था कि स्टेजेस क्या क्या हुआ है, मैं ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि एक दो तीन तीन स्टेप्स मुझे जो पूरे करने हैं, तो ऐसा नहीं हो कि पहले ही स्टेप में रुक जाऊं ज्यादा और आगे के लिए टाइम न मिले। बट जो भी था मुझे समझ में आ रहा था उस दिन जब मैं रिहैब में मुझे ये खबर मिली। तो जो हम पढ़ते हैं मीटिंग में और जो शराबियत के बारे में कुछ और जानकारी है में है वो,
तो ये सारे प्रयोग मैंने करके देखे थे कि मुझे बहुत पहले से ये पता चल गया था, क्योंकि सुबह जब हैंगओवर होता था, सर भारी होता था, लगता था यार काम पे जाना है, बास तो नहीं आएगी। ये तब की बात है जब मैं रोज नहीं पी रहा था, लेकिन पीता था तो यार मेरा कंट्रोल नहीं रहता था, ये मेरे बारे में सच था। तो ये मैंने देखा कि ये सारे जो हैं तरीके कि मैं शराब को यार है ना अगली बार कंट्रोल तरीके से पीऊंगा या छोड़ दूंगा, इसके लिए मैंने कई सारी चीजें अपना के देखी थी कि यार हार्ड ड्रिंक नहीं लेना है, सिर्फ बियर लेना है ना। अब मैं कसम खाऊंगा कि जाने से पहले ही कि 3 पैग पीऊंगा ना यार दोस्तों, तो मेरे को रोक देना। तो वो उसका मैं कर लूं। मैं अभी ये भी सोचने लगा कि कभी अकेले नहीं पीऊंगा, घर में नहीं पीऊंगा, सिर्फ पार्टियों में पीऊंगा, मैं काम पे जाऊंगा तो नहीं पीऊंगा, है ना, इस तरह से पीऊंगा, उस तरह से पीऊंगा, पहले खाना खा लूंगा फिर पीऊंगा। मैंने यहाँ तक किया है कि मेरे को जॉन्डिस हुआ जब, तो डॉक्टर ने बोला था कि यार शराब से दूर रहना 6 महीने के लिए, और ग्लूकॉन डी पीते रहना तुमने, क्योंकि ग्लूकॉन डी तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है अभी इस वक्त। तो ये बात मैंने पकड़ ली और मैंने कहा सबसे अच्छा दोस्त अगर साथ में है तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है। तो मैंने कुछ दिनों के बाद दारू पीना चालू करी और मैं उसको ग्लूकॉन डी में मिला के पी रहा था। मतलब ये था कि ये यहाँ पे जो दिए गए थे, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बीच में गया था मैंने बताया 29 दिसंबर 2016 को। 2 महीने में शराब से दूर भी रहा था। घर वालों को भी लगा था कि यार अब तो यार ये बंदा है, शराब से दूर रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो मैंने सुने थे कि अनगिनत निरर्थक प्रयास, कि एक शराबी है उसको अंदर से मालूम रहता है कि मेरे साथ गड़बड़ है, वैसा वाला मैं शराबी था। तो बहुत पहले से मैंने कोशिशें करके देख ली थी कि यार ये शराब है ना, मैं ढंग से पीने की कोशिश करूं, लेकिन वो होता नहीं था। तो बड़ी दिक्कत थी। मैं देख रहा था कि शुरुआत में जो था कि कभी कभी भी जब पीता था तब वाइफ को ये बोलने लगी थी मुझे कि यार तुम कम पिया करो, सबका पीना खत्म होता है और तुम्हारा खत्म ही नहीं होता है। दूसरी बात ये कि कुछ कुछ बेवकूफियां मुझसे होने लगी थी, और ये मैं मान भी लेता था उस वक्त, और मैं बोलता था हाँ यार कुछ गड़बड़ तो हुई कल रात को, लेकिन अब आगे जाके नहीं करूंगा। उसके बाद कुछ सालों बाद ये नौबत आ गई कि यार काम पे भी मेरे को कुछ लोग बोलने लगे कि अनिरुद्ध क्या रात को ज्यादा हो गई थी क्या यार। मतलब जो घर तक ही मामला था वो अब काम की जगह पे आ गया कि लोगों को कहीं ना कहीं मेरा शराब पीना खटकने लगा था। उसके बाद ये स्टेज आई कि मेरे को पहली बार लीवर में तकलीफ हुई। ये एक कुछ महीनों में या कुछ ऐसे छोटे टाइम में नहीं हुआ था, 7-8 साल बाद की पीना चालू किया, उसके 7-8 साल बाद वो टाइम आ गया कि मुझे पहली बार लीवर में जब दर्द हुआ तो मैंने कहा ये क्या कर रहा है अनिरुद्ध तू यार, तेरे को ये कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। घर में किसी को मालूम नहीं था। तो मैं रिहैब सेंटर गया खुद होके, और वहां पे 30-35 दिन रहा। और वहां आके जैसे ही मुझे वो लीवर का दर्द बंद हो गया, खाना फिर से ढंग से जाने लगा, तो मुझे ये लगा कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। ये मेरे लिए जगह नहीं है, ये तो मतलब किसी का धंधा चौपट है, किसी का घर परिवार टूटा हुआ है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है। मेरे साथ ये कुछ नहीं हुआ है। मेरी अच्छी पत्नी है, बेटा है, एक बढ़िया करियर है, मेरे को लोग मानते हैं। तो मैंने गलती की है शायद कि मैं थोड़ा बहुत ज्यादा मैंने पी ली होगी, लेकिन मैं इनके जैसा शराबी नहीं हूँ। और तब मुझे बोला गया था कि 2 शब्द याद रखना, क्योंकि वहाँ के जो भी काउंसलर्स वगैरह थे बहुत अच्छे भले लोग थे। उन्होंने बोला कि तुमको अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं है। और वहां पे उन्होंने वही बातें बोली जो बाद में मैंने बिग बुक में पढ़ी। जो उन्होंने कहा वो इन शब्दों में कहा था कि अचार डल चुका है, अब फिर से आम नहीं बनने का है उसका। छाछ बन चुका है, अब उसका दही नहीं बनना है, दूध नहीं बनना है फिर से। तो ये बात मेरे को उन्होंने बताई थी कि अब तक नहीं अनिरुद्ध, अब तक तुमने कुछ खोया नहीं है। तो सब कुछ है तुम्हारे पास, अगर अभी रुक गए यहाँ से बाहर जाओगे तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग अटेंड करना, और वहां पे गए अगर तुम 90 डेज 90 मीटिंग जरूर करना, और उसके बाद डिसीजन लेना, लेकिन 90 डेज 90 मीटिंग करना तुमने। लेकिन वरना तुमको बोले ये हो सकता है कि तुम सोच रहे हो कि इसके साथ ये हुआ, उसके साथ हुआ, ये हुआ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, तो ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। लेकिन मैं वहां से बाहर निकला, मैंने उसी दिन दारू पी ली कि यार 35 दिन मैं शराब से दूर हूँ। यहाँ पे 30 दिन में लगातार सुनते आ रहा हूँ कि शराब किस तरह शरीर पे असर करती है, मन पे असर करती है, क्या होता है क्या नहीं है, एलर्जी जैसा कुछ बोल रहे हैं। अब मैं ध्यान से पीऊंगा। और उसी दिन में पी के टाइट हो गया। मेरी पत्नी मतलब बिल्कुल उसके तो कांटों तो खून नहीं था, कि हमको मालूम नहीं था, हमने कोई बोला नहीं है कि शराब छोड़, ये खुद गया था शराब छोड़ने के लिए। और जैसे ही वापस आया उसी दिन ऐसे टाइट हुआ जैसे पहले कभी हुआ ही नहीं। मतलब ये बड़ी गड़बड़ाने वाली चीज थी कि मैं खुद शराब छोड़ने के लिए अंदर जा रहा हूँ और बाहर आते ही मैं जैसे बदला निकाल रहा हूँ कि 30 दिन शराब से जो जुदाई हुई थी मेरी, वो सारी कसर भर के निकाल रहा हूँ।
और यकीन मानिए दोस्तों, जो उन्होंने कहा था कि एज येट अब तक नहीं हुआ है लेकिन आगे हो सकता है, 3 साल में मेरे साथ सारी चीजें हो गई थी। मेरी पत्नी मेरे बच्चों को लेके चली गई थी, मेरा करियर पूरा साफ हो गया था, नाम के लिए कोई दोस्त नहीं बचा था, रिश्तेदार नहीं थे, किराए का घर 2 BHK का मुंबई में मेंटेन कर रहा था, उसमें से मैं रास्ते पे आ गया, मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था सिवाय अकेलापन के और दारू के। लेकिन वहां पे भी रहते हुए मुझे ये याद आ रहा है कि जब मैं सड़क पे रह रहा हूँ, तब भी जब मेरी जेब में 50 रुपए भी होते थे या क्वार्टर मेरे साथ होती थी, तो मेरे को चिंता नहीं होती थी। मतलब पत्नी चली गई, माँ मेरे से मिलना नहीं चाहती है, मेरा करियर प्रॉमिसिंग खत्म हो गया है, मेरी हालत इतनी खस्ता हो गई है, फिजिकली मैं ढंग से खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, लेकिन मुझे इन सारी बातों की कोई चिंता नहीं है अगर मेरे पास एक क्वार्टर हो। मतलब पूरी की पूरी जिंदगी गिरवी मैंने रख दी थी शराब के पास। उसके बाद फिर से घर वालों को तरस आया, मुंबई से मैं इंदौर आया। यहाँ पे आने के बाद पूरा पक्का इरादा करके आया था कि यार सब कुछ लुट गया था, फिर भी वापस मिलने के चांसेस हैं। 40 साल का हूं मैं अभी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी बहुत कुछ चीजें मैं ठीक कर सकता हूँ। और बिल्कुल भगवान को मानता नहीं था, लेकिन वो आगे बात आएगी। बट कहीं ना कहीं उस ट्रेन के सफर में मैं ये प्रेयर कर रहा था कि बस अब जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी है, बहुत साफ सुथरी जिंदगी जीना है पत्नी और बच्चों के साथ में। और ये बहुत दिल से भावनाएं निकल रही थी दोस्तों, ये कोई इसमें दिखावा नहीं था। लेकिन हुआ, भी फिर से घर में आया हूँ, पत्नी है साथ में, बच्चे हैं साथ में, माँ है साथ में, बोल रहे थे कि तुम कुछ दिन सिर्फ आराम करो, अपन जो दूर रहे हैं 2-3 साल, वो टाइम अपन भर के निकालते हैं, अभी कोई चिंता मत करो। मतलब पूरा सपोर्ट फैमिली का। इसके बाद भी 4 से 5 दिन में मैं वही नाटक चालू करता हूँ कि पीना और बेतहाशा पीना, और फिर खुद को कोसना कि ये क्या कर रहा हूँ मैं यार। फिर से मैं बोलता हूँ कि मुझे रिहैब सेंटर भेज दो। रिहैब सेंटर में जाता हूँ, वापस आता हूँ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आता हूँ, जहाँ पे मेरे को पहली बार ढंग से बात पता चल गई है। यहाँ पे बोला तुम, जो मेन था कि बीमारी की कंसेप्ट मेरे को पहली बार समझ में आई। बताया कि यार तुम्हारा शरीर ही औरों से अलग है, दुनिया को तुम दारू पीते हुए देख रहे हो, उनपे दारू उस तरह से असर नहीं करती है जैसे अनिरुद्ध के शरीर पे करती है। मैं जाता हूँ थोड़ी सी पीने, लेकिन थोड़ी पीता हूँ तो शरीर मांगता है और पीता हूँ तो और मांगता है और ये प्यास कभी खत्म नहीं होती जब तक कि मैं बेहोश नहीं हो जाता हूँ। अच्छा, ये बात मेरे को मालूम है। दूसरी बात ये हो जाती है कि फिर मैं तो शराब छोड़ने की कई बार कोशिशें कर चुका था, कोशिश कर चुका था, लेकिन फिर भी सब कुछ जीवन में व्यवस्थित हो रहा है जैसा कि मैंने अभी बताया, उसके बाद भी मैं शराब पीने के लिए क्यों जाता हूँ वापस। तो मेरे को उन्होंने बताया कि तुम्हारा मन है, वो भी, उसमें भी प्रॉब्लम है, तुम्हारी पर्सनालिटी में प्रॉब्लम है, कुछ कमी है तुम में, जिसको पूरा करने के लिए तुम शराब की ओर जाते हो। तुमको एक ऑब्सेशन है, मतलब सोचते ही रहते हो उसी के बारे में, शराब के बारे में। अब तो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा है कि शराब के बिना मैं जी सकता हूँ। सारी की सारी चीजें जो है वो शराब के साथ करने की आदत लगी थी। तो अब शराब मेरी जिंदगी से जब निकल जाती थी, तो मेरे को एक बहुत बड़ा खालीपन सा अंदर लगता था। मैं सब करता था, मैं पत्नी के साथ फिल्म देखने जाता था, मैं बच्चों को घुमाने ले जाता था, मैं रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, मैं फंक्शंस में जा रहा हूँ, मैं काम भी कर रहा हूँ, लेकिन इस किसी में भी पूरा दिल नहीं लग रहा है मेरा। क्योंकि शराब की जो कमी है वो मेरे को हर वक्त मेरे को महसूस होती रहती थी। तो ये मन का जो जुनून है, ये ऑब्सेशन है, ये कैसे निकालना है। और तीसरी बात उन्होंने बताई कि इसकी वजह से तुमने जो है कि शराब शराब शराब, इसकी वजह से तुमने सारी चीजों को, दुनिया के नीति नियम, घर के नीति नियम, समाज के नीति नियम, खुद अपनी देखभाल करे इंसान, प्रकृति ने या परमेश्वर ने हर जीव जंतु में, यहाँ तक कि पेड़ पौधे में भी ये दी है इंस्टिंक्ट एक, कि अपनी जान बचाओ। लेकिन मैं ऐसा शराबी बन गया हूं कि जो अपनी खुद की जान लेने पे तुला हुआ है। मतलब इतनी बेसिक आध्यात्मिक लेवल पे मैं शून्य हो गया हूं कि मैं खुद जिंदा रहूं इतना भी मैं समझ नहीं पा रहा हूं, बाकी चीजें तो बहुत दूर की बात थी मेरे के लिए। तो ये 3 चीजें मेरे को बताई, और इसके लिए उन्होंने बोला कि तुमको पूरी तरह हार माननी पड़ेगी। तुम ये जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि यार मेरे को किसी तरह से कोई जरिया मिल जाए जिसकी वजह से मैं कम पी सकूं। मेरे को ये मन में लगता था कि ये क्या है यार, शराब के पहले घूंट से दूर रहना है। ये अगर बोलते थे कि वीकेंड पे पियो, ये पियो, क्योंकि मेरे को फेलोशिप अच्छी लगने लगी थी, मेरे को प्रोग्राम के कंसेप्ट भी अच्छे लगने लगे थे अब तक।
लेकिन ये जो बात थी कि पहले घूंट से ही दूर रहना है, तो पहले घूंट से दूर रहना, मैं सच बताता हूँ दोस्तों कि दिल में ऐसा है ना, अंदर से दर्द निकलता था। क्योंकि शराब से दूर मतलब मैं पूरे जीवन की सोचता था, तो लगता था कि शराब के बिना ऐसी पहाड़ जैसी जिंदगी है। वो गाना है ना, तन्हाई गाना है, तो वो तन्हाई ऐसी छाई हुई सी लगती थी मेरे को, और लगता था कि आगे का जीवन कैसे कटेगा। चलो काट भी लूंगा, उसके बिना मजा कैसे आएगा। तो ये था कि मैं शराब के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन मैं मीटिंग आ रहा था, रेगुलर मीटिंग आता था, शेयरिंग करने लगा था, सब कुछ करने लगा था। उसके बाद 2 महीने बाद मैं रिलैप्स हो जाता हूँ, और फिर से मैं अब रिहैब सेंटर में हूँ। और रिहैब सेंटर से मेरे को बोल रहे हैं कि तुमको 4 दिन बाद हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार प्रॉब्लम क्या है, मेरे को बिग बुक इतनी याद थी कि मेरे को रिहैब में है ना स्टेप वर्किंग जो करवाते थे, तो मेरे पास भेजते थे कि अनिरुद्ध से मदद लो। मेरे को 12 कदम सारे वहां पे अंदर में ही जुबानी याद थे तब से ही, इंग्लिश में भी याद थे, हिंदी में भी याद थे। तो ये सब कुछ था, और मैं सोच रहा था कि मेरे में प्रॉब्लम क्या है। ये तो मैं समझ गया हूँ अभी कि फिजिकल एलर्जी है मेरे को। ये समझ गया हूँ मैं कि मेंटल ऑब्सेशन है मेरे को। ये समझ गया हूँ मैं कि आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह दिवालिया बन गया हूँ मैं रोज मीटिंग जाता हूँ, बाहर जाता हूँ तो मैंने स्पॉन्सर भी लेने की कोशिश करी। मैंने रिहैब के अंदर 3 कदम, पहला, दूसरा, तीसरा, जिस पे आज मैं शेयर कर रहा हूँ, वो कर लिए हैं। अब फिर भी मैं शराब छोड़ नहीं रहा हूँ, जबकि मेरे साथ आए हुए जिनको मैं समझ रहा हूँ कि इनको तो कुछ आता नहीं है, जो स्टेप के वो क्वेश्चन लेके मेरे पास आते थे और पूछते थे कि अनिरुद्ध जी इसका मतलब क्या है, वो लोग सोबर रह पा रहे हैं सारे और मैं नहीं रह पा रहा हूँ। तो मेरे साथ दिक्कत क्या है। और दोस्तों वो उस तब तक मैं उस लेवल पे आ चुका था कि मेरे को अभी बाहर जाके फिर से रिलैप्स होना और फिर से दारू पीना, ये जब मैं सोचता था तो मेरे को लगता था कि जिंदगी यहीं पे खत्म हो जाए यार। कुछ ही दिन हुए होंगे, 7-8 दिन पहले की बात थी ये बात मैं जो बता रहा हूँ उससे पहले की, कि मैं रिहैब के पहले माले पे खड़ा था सीढ़ियों पे, और मैं सोच रहा था कि यार यहाँ से मैं अगर ढंग से अगर छलांग लगा दूं, बिल्कुल सर पे ही मैं गिरूं, तो मतलब ये मेरा सर टोटल फूट जाएगा और खत्म हो जाएगा सारा ये खेल। मतलब वो जो चक्कर चल रहा था कि मेरे को शराब छोड़ना भी है, नहीं भी छोड़ना है, घर वालों को बेवकूफ बना के शराब पीने जाना भी है, पैसे चुराना भी है घर से, सब कुछ करना है, और उसके बाद जो उनका दर्द मैं देखता हूँ, तो वो मेरे को उसकी तकलीफ भी हो रही है, तकलीफ हो रही है तो फिर से पीने के लिए जा रहा हूँ। तो इससे मैं खुद इतना मतलब परेशान हो चुका था कि मेरे को लग रहा था कि यार खत्म कर दूं सबको, खुद को, तो सब है ना, सब के सब मुक्त हो जाएं, मैं भी और घर वाले भी। तो वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा हूँ। पावरलेसनेस मानता हूँ, अनमैनेजेबिलिटी मानता हूँ, लेकिन तब मेरे को समझ में आया कि ये सब मैं इंटेलेक्चुअल लेवल पे मान रहा हूँ। ये सब मैंने किताब पढ़ ली है, मैंने शेयरिंग सुनी है, मैंने शेयरिंग सुन के शेयरिंग की नकल करना चालू किया है, लेकिन अंदर दिल से क्या मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं शक्तिहीन हूँ। मतलब किस कदर शक्तिहीन हूँ यार। क्या मैं इसका मतलब समझ रहा हूँ कि खुद मैं किसी को बोलता हूँ कि मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करो, क्योंकि घर वालों ने बोल दिया था कि हम तो कुछ नहीं करेंगे यार, तो एक एक मेंबर को मैसेज भेजा कि मेरे को ना यार अब हॉस्पिटल में डिटॉक्स करवाओ, मेरे से ये सहन नहीं हो रहा है। वो बेचारे मेरे पे तरस खाते हैं। 8:30 बजे रात को मेरे को ये हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। 11:30 बजे मैं सलाइन उतार देता हूँ और मैं दारू पीने चला जाता हूँ। आधे घंटे बाद फिर से हॉस्पिटल में आता हूँ और सलाइन लगाने के लिए नर्स को बोलता हूँ। मतलब किस कदर मजबूरी थी ये शराब की, और मैंने कितने ही कोशिशें कर ली। इन कोशिशों के चलते मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया है। लेकिन फिर भी जो यहाँ पे बोला गया है बिग बुक के पेज नंबर 30 पे, जो पहले ही पैरा में, दूसरे ही पैरा में बोला है शराबियत के बारे में कुछ और जानकारी के, कि ये जुनून जो है कि किसी दिन मैं औरों की तरह पी पाऊंगा, कंट्रोल तरीके से मैं शराब को पीऊंगा और शराब का आनंद भी लूंगा, मतलब पीऊंगा भी और जीऊंगा भी। तो ये इस हद तक कुछ लोगों में होता है कि वो पागलपन और मौत की सीमा तक चले जाते हैं। तो मेरे बारे में ये बिल्कुल सच लागू था। मेरे को साइकियाट्रिस्ट की दवाइयां चालू हो गई थी अंत में, और ये मौत की तो मैं सोच ही रहा था। तो वो दिल से मैं महसूस नहीं कर रहा था, और अनमैनेजेबिलिटी अनमैनेजेबिलिटी तो समझने की कोशिश ही नहीं करी कि क्या क्या बर्बादियां मेरे जीवन में हो रही है। हर बार खुद को माफ करना, खुद को माफ करना, मतलब गैर जिम्मेदार तरीके से माफ करना कि हाँ ठीक है चलो आज से दारू छोड़ता हूँ, जैसे उपकार कर रहा हूँ लोगों पे। तो ये अनमैनेजेबिलिटी कभी नहीं समझी कि मेरी वजह से मेरी जिंदगी तो मैं बर्बाद कर ही रहा हूँ, लेकिन मेरे घर वालों की जिंदगी किस तरह बर्बाद कर रहा हूँ, मेरे दोस्तों को कैसे तकलीफ कर रहा हूँ, और जिनका मेरे से कुछ लेन देन भी नहीं है।
जो मेरे सिर्फ संपर्क में आते हैं वो परेशानी में आ जाते थे। इस तरह का मेरी वो हालत बना ली थी मैंने। और ये सारा जो बर्बादियां, ये जो तहस नहस कर दिया था मैंने, ये मैं कहीं भी महसूस नहीं कर रहा था कि मैंने ये जीवन में क्या कर दिया है। क्योंकि जो एक शब्द और आता है पहले कदम में, कि हमने ये माना कि हम शराब के सामने शक्तिहीन हैं और हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। तो शक्तिहीनता मैं ढंग से समझ नहीं रहा था, अस्त व्यस्तता ढंग से समझ नहीं रहा था। और मेन बात तो है कि कबूल करना, ये मानना, मानना मतलब दिल से जो मानना है वो नहीं हो रहा था। सिर्फ लिप सर्विस थी, जुबानी बोल रहा था मीटिंग में आके कि मेरा नाम अनिरुद्ध है, मैं एक शराबी हूँ। लेकिन शराबी होने का जो असल में मतलब है कि मेरे को पहले घूंट से दूर रहना है, और उस एक घूंट से दूर रहने के लिए मेरे को जो कुछ करना है वो मैं करूंगा, ये मैं मान ही नहीं रहा था। ये डीआरबी है हमारा कि पहला कदम जो है वही एक 100% का कदम है। लेकिन इसके लिए ईमानदारी लगेगी, वो भी तो 100% लगेगी। क्योंकि मेरे को बहुत पहले किसी ने बोला था कि अनिरुद्ध, ईमानदारी एक तो 100% होती है वरना नहीं होती है। 99%, 98%, 97% ये कुछ नहीं होता है। ईमानदारी 100% है या फिर ईमानदारी नहीं है। तो मैं देख रहा था कि यहाँ पे उन्होंने, हम जो रोज सुनते हैं कि हमने शायद ही किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो हमारे रास्ते पर चलकर असफल रहा हो। उन व्यक्तियों को लाभ नहीं मिलता जो इस सरल से कार्यक्रम के प्रति अपने को समर्पित नहीं कर पाते या करना नहीं चाहते। और फिर आगे उन्होंने जो लाइन बोली थी, एक ही लाइन में पकड़ के चला था कि कुछ बदकिस्मत ऐसे भी होते हैं। मतलब मैं ईमानदार बनने के काबिल ही नहीं हूं, मैं वो बदकिस्मत हूं। ये ठप्पा मैंने खुद पे मार लिया था 1.5 साल तक। क्योंकि इसके इस बहाने को लेके कि मैं क्या करूं, मैं सारा कोशिश कर रहा हूं लेकिन मैं हूं ही ऐसा बदकिस्मत कि पैदाइशी ही मैं बेईमान हूं। ये बहाना बना के मेरे को पीने को मिल रहा था। तो पहली बार मेरे को वो सोचना पड़ा कि दरअसल प्रॉब्लम ये है कि पहले घूंट से दूर रहना है, ये मैं दिल से मान ही नहीं रहा था। ये मेरी प्रॉब्लम थी। बाद में जो कुछ हो रहा था कि घर वाले ढंग से व्यवहार नहीं करते, काम नहीं मिलता, परेशानी हो जाती है, परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि मैं दारू पी लेता हूँ, ये सब मेरे लिए बहाने थे। असल बात ये थी कि उन्होंने बोला था कि किसी दिन किसी तरह मैं शराब से दूर रह पाऊंगा। ये जो मेरी धारणा है, ये जो मेरा ऑब्सेशन है, इसको चकनाचूर करना होगा पूरी तरह से। कि कोई चांस ही नहीं है, रत्ती भर 1% चांस नहीं है कि मैं फिर से थोड़ा सा है ना कंट्रोल ड्रिंकिंग करूंगा। 6 महीने हो गए, साल हो गया, 2 साल हो गए, और मैं पी के दिखूंगा तो मेरा शरीर अब बदल गया है। नहीं, शरीर ये बदलने का नहीं है। ये मेरे को मानना पड़ेगा 100% तरीके से। और वो मेरा टाइम आ गया था दोस्तों कि 4 दिन बाद जाना है। तो मेरे को पीने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। तो ये बिल्कुल वो था जब मैंने ईमानदारी से, खुद से ईमानदारी बोला है, खुद के ईमानदारी से मैंने कबूल किया कि मेरी दरअसल प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी भी पीना चाहता हूं। मैं ये मान नहीं रहा हूं, कदम भी मैंने उल्टा लिया कि मैं मान नहीं रहा हूं कि यार मेरे को शराब छोड़ना है, दूर रहना है उससे। अब उससे बात आती है कि ठीक है, ये मान भी लिया अभी ईमानदारी से कि मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। फिर मेरे को वो ले जा रहा था दूसरे कदम की ओर, जो मेरे को बोल रही थी कि हमने ये विश्वास किया कि हमसे भी बड़ी एक शक्ति है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधार देगी। अब एक मैंने स्पीड ब्रेकर क्रॉस किया तो उससे भी बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर था मेरे लिए। क्योंकि मैं 13वें साल से नास्तिक था, और यहाँ पे बोल रहे थे कि हमने ये विश्वास किया कि हमसे भी बड़ी कोई एक शक्ति है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधार देगी। पहले तो मानसिक स्वास्थ्य मेरा बिगड़ गया है ये तो मानूं मैं पहले। मैं दुनिया भर का बुद्धिमान था, हजारों किताबें पढ़ी थी मैंने बचपन से लेके। मेरा सेकंड एडिक्शन किताबें पढ़ना था, 4-4 5-5 भाषाओं में। तो मैं बुद्धिमान हूँ, मेरे को ज्यादा समझ में आता है। घर में सबसे होशियार मैं रहता हूँ, काम की जगह सबसे होशियार मैं रहता हूँ। आईआईएम में जाने लगा, वहां पे भी मेरे को लगता था कि ये तो इंदौर के लोग हैं, मैं तो मुंबई से आया हूँ और इतना मैं वेल क्वालिफाइड, मतलब एजुकेशन के हिसाब से नहीं, बट खुद को मानता था। तो मेरे को इनसे ज्यादा समझता है। तो मेरा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ना है, यही तो मेरे को समझने में टाइम लगा गया। अब मुद्दा यह आ गया कि विश्वास करूं। बचपन की कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि मैंने ये तय किया कि भगवान है ही नहीं यार, भगवान अगर होता तो मेरे पे ये नौबत नहीं आती। तो ये एक बगावत थी, एक 12-13 साल के बच्चे की, जो देख रहा था कि अपनी माँ की क्या मुसीबतें हैं, अपने बड़े भाई की क्या मुसीबतें हैं, और क्या शर्म और जिल्लत की जिंदगी परिवार जी रहा है। और अगर ये बाकी जो सिर्फ एक इंसान के पीने की वजह से,
तो हमारा कोई दोष नहीं है, फिर भी हम पे परिस्थितियां आ रही है, तो कैसा भगवान और क्या भगवान। तो ये एक बगावत थी, लेकिन इसको धीरे धीरे किताबें पढ़ के, सारे धर्मों की किताबें, कोई धर्मों का भेदभाव नहीं था, मैं सारे धर्मों की इज्जत करता था, लेकिन मैं मानता किसी को नहीं था। तो उसके सारे मैंने तर्क जमा किए, फिलोसॉफी की किताबें पढ़ी, धार्मिक किताबें पढ़ी, पुराण पढ़े काफी सारे। ये सब करते हुए सालों तक मैंने लॉजिक जमा करते करते इस निष्कर्ष पे आया था कि इस दुनिया को चलाने वाली शक्ति वगैरह कोई है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। साइंस है और प्योर साइंस है, और ये इंसान पे खुद पे ही निर्भर करता है। सच और गलत जो है, सही गलत उसके मन में है, सच और झूठ उसके मन में है, और उसकी विवेक बुद्धि, उसकी तर्क शक्ति जो है वही है, और वही है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सब ये जो लोग करते हैं, ये कहीं ना कहीं बेवकूफी है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेके बताऊंगा दोस्तों कि ये सब मेरे हायर पावर की बात आ रही है, ईश्वर की बात आ रही है। तो मैं उस वक्त मेरे मन में क्या चल रहा था वो बता रहा था। मेरे को किसी की भी धार्मिक या अन्य भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है, और मैं सभी का सम्मान करता हूँ। लेकिन उस वक्त तो ये था कि मेरे को किसी पावर, क्योंकि वो बोल रहे थे कि शराब से दूर तुमको रहना है, और मेरे को अब रहना था। पहली बार ईमानदारी से ये मन में बात आई थी। दिक्कत ये थी कि मैं कितना भी ईमानदारी से चाहूं कि मेरे को शराब से दूर रहना है, मेरे इंटेंशंस कितने भी अच्छे हो, लेकिन उन्होंने कहा कि शक्ति का अभाव ये तुम्हारी दुविधा है। तो मैं कितना भी चाहता था, जब जब मेरे को बीच बीच में आता था ये कि नहीं यार क्या कर रहा हूं मैं, शराब छोड़ना है, तो वो ईमानदारी से उस वक्त विचार आ जाता था। लेकिन जब वो मौका आता था, जब वो पल आता था कि शराब सामने आ जाए, या मन में वो विचार भी आ जाए कि यार पी लें क्या, तो एक बार वो ख्याल मन में आता था, तो उसके सामने मैं टोटल पावरलेस हो जाता था। मैं खुद को रोक नहीं पाता था, मेरे में वो शक्ति ही नहीं थी। और ये शक्ति अब मेरे को पानी थी, और ये शक्ति जरूरी था कि मेरे से बड़ी शक्ति हो। मैं देख रहा था आसपास, मैंने जिनको बताया कि जो मेरे साथ वाले लोग थे, जो अभी 1 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, और बड़ी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, और वो सब बिल्कुल इतने दिल से बोलते थे रोज कि यार आज के दिन ईश्वर की कृपा से मैं शराब से दूर हूं, तो मेरे को उनसे जलन होती थी। मैं कहा यार क्यों, या मैं ऐसे बना हूं कि मैं मानना चाहता हूँ लेकिन मैं मान ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना, मेरा पक्का बिलीफ हो गया था कि यार भगवान भगवान या उच्च शक्ति कोई ऐसी होती नहीं है, ये सब मन के खेल है, कि मैं चाह कर भी नहीं मान रहा हूँ। तो ये बड़ी दिक्कत आ रही थी। अब इसमें क्या किया जाए, मैंने लोगों से बात करी, में बात करी, मैंने कहा इस तरह से है। मैं बहुत ईमानदारी से बोलता हूँ कि मैं विश्वास रखना चाहता हूँ, लेकिन अब ईमानदारी है तो मेरे को ये भी बताना पड़ेगा कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्यों इतना सर खपा रहा है यार तू, कोई जरूरी नहीं है। एक तो उन्होंने बोला है गॉड ऑफ योर ओन अंडरस्टैंडिंग, दूसरी बात बहुत सुंदर शब्द दिए हैं दो, कि हायर पावर। तो हायर पावर मतलब जरूरी नहीं है कि तुमको दिखाई न दे, या दिखाई दे ऐसा बहुत बड़ा तेज या बहुत बड़ा कोई, है ना, अद्भुत कोई तुमको साक्षात्कार उसका होना चाहिए, ऐसा जरूरी है ही नहीं। तुम किसी भी चीज को मान सकते हो, बस वो उसको मानना है और उसको फॉलो करना है। अब यहाँ पे मेरे को दिक्कत आ गई कि किसको मानूं, किसको फॉलो करूं। बट एक बात तब तक बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही थी, जो मैंने खुद का वर्णन किया, कि मेरी बुद्धि, मेरा विवेक, उसके हिसाब से मैं चलूंगा तो मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। ये जो मेरा गुब्बारा था वो फूट चुका था, और मैं ये देख पाया था कि मैं अपनी बुद्धि के बल पे चला तो मैं कहाँ आया हूँ, मौत तक और पागलपन तक। तो मैं कम से कम इतना तो डिसाइड कर सकता था कि मैं अपनी बुद्धि से नहीं चलूंगा, तो किसकी बुद्धि से चलूंगा। तो वहां पे मैं देख रहा था कि मैं जिंदा ही हूँ दो लोग फैक्टर्स की वजह से। एक तो मेरे घर वाले थे, जो मेरे को बार बार मौत के मुंह से खींच के ला रहे थे, और दूसरा ए के मेंबर्स थे, कि मैं बार बार रिलैप्स हो रहा था फिर भी मेरी ओर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। मेरे लिए घर आते थे, मीटिंग ले जाते थे, वापस घर छोड़ते थे, मेरे को फोन करके पूछ रहे थे। दुनिया में मेरे को और कोई नहीं पूछ रहा था। तो मैं जिंदा था अगर, और मेरे को आगे भी लाइफ के अगर कोई चांसेस थे, तो ये दो थे, कि मेरा परिवार था और ए था। और वहां पे उन्होंने ये भी बोला था कि अगर इस रास्ते पे मैं चलता हूँ, रेयरली है वो सीन, तो वो शायद ही कोई इस रास्ते पे था कि जो इस रास्ते पे चला हो और उसके जीवन में ने अच्छा मोड़ नहीं लिया हो, तो जो बाकी के लोगों के साथ हुआ है वो मेरे साथ भी होगा। इसके प्रमाण मेरे सामने थे, मेरे दोस्त लोग थे जो मेरी ही तरह शराब पी रहे थे 2 साल पहले, लेकिन आज देखता था तो यकीन नहीं होता था कि 2 साल में उन्होंने जीवन में क्या प्रगति कर ली है। मैं फाइनेंशियल प्रगति की नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह का कामनेस उनकी आंखों में होता था, रविवार की मीटिंग को आते थे बंटन के, फैमिली के साथ आते थे, और उनके जो चेहरे पे मुस्कान होती थी, सबके मतलब खुशियां ही खुशियां।
तो वो देख के मेरे को लगता था कि यार मैं अपने परिवार वालों को ये क्यों नहीं दे रहा हूँ। तो ये सिंपल दिख रहा था कि मैं भले भगवान को नहीं मानूं, लेकिन यहाँ पे भगवान को मानने वाले लोग हैं उनको मैं कहीं ना कहीं मान रहा हूँ। तो रिहैब में निकलने से पहले मैंने ये तय कर लिया कि अब आगे चल के जो जिंदगी है वो मैं अपने बुद्धि से नहीं चलाऊंगा। घर पे रहूं तो घर वालों को पूछूंगा, उनके हिसाब से चलूंगा। और अगर ग्रुप में जाता हूं तो वहां पे चलूंगा, वहां के हिसाब से चलूंगा। दो मैंने स्पॉन्सर लेने में मेरे को दिक्कत होती थी, लेकिन दो ए के ओल्ड टाइमर्स थे तो मैं उनके साथ जाके बैठने लगा। अपनी सारी समस्याएं जो हैं वो मैं उनके साथ डिस्कस करने लगा, उनकी सलाह लेने लगा, और सबसे बड़ी बात जो थी कि उनकी सलाह मानने लगा। और ऐसे में ही दोस्तों मैं इतना भर करने से उन्होंने कहा था कि मैं किसी ना किसी को तो मानने लगा था। एक ग्रुप था मेरा जो काफी तब 20 25 30 शराबी थे जो एक साथ आते थे, और वो शराब से दूर रह पा रहे थे और मैं दूर नहीं रह पा रहा था। तो मेरे से निश्चित ही वो आगे थे कहीं ना कहीं, और उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ तो मेरे जीवन में निश्चित ही सुधार आने लगा था। कि घर वाले जो हैं वो अब काफी कुछ टाइम हो गया बीच में, वो देख रहे थे कि कुछ ना कुछ चेंज आया था, और कुछ घर में शांति हुई थी, कुछ संबंध ठीक होने लगे थे, ये सब चीजें हो रही थी। और वहां पे उन्होंने दिया था कि मैं बस मानने लगता हूँ और मैं कुछ ना कुछ करने लगता हूँ तो मेरे जीवन में बदलाव आने लगता है और मेरी जरूरत की चीजें पूरे होने लगती थी। तो मेरे लिए जरूरी क्या था यार? मेरे लिए सबसे जरूरी जो चीज थी वो थी सोब्राइटी। और सोब्राइटी बस इतने से भर से चल रही थी कि मैं अपनी वाली नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम उन्होंने आगे चल के बताई थी कि मैं जिस तरह से अब तक जिया हूँ तो केवल स्वार्थ और स्वार्थ, और अपने लिए क्या है और मुझे क्या चाहिए और मुझे किस तरह से चलना है, बस वही सोच रहा हूँ। इसमें दूसरों का विचार नहीं आता। ये बात भी समझने को मेरे को बहुत दिक्कत आती थी कि यार ऐसे कैसे मैं दूसरों का विचार नहीं करता हूँ। मेरे को अपनी पत्नी से प्रेम है, मेरे को अपने बच्चों से प्रेम है, मेरी माँ को तो मैं बहुत मानते आया हूँ। मेरे जीवन में जो भी बुजुर्ग लोग आए, जो भी मार्गदर्शक आए, उनके लिए मेरे मन में इज्जत थी। तो ये सब कुछ ठीक था, लेकिन इन सबको मैं इस तरह से इस्तेमाल करता था कि मेरा ही जो है, मेरे मन में जो बात है वही हो जाए। तो घर में भी मैं अपनी वाली ही चलाऊं, ये मतलब कि सब लोग मेरे मन में जो है उस तरह से करने की कोशिश करें। और ये बहुत बहुत जो था कि मैं दुनिया का सेंटर पॉइंट मैं हूं और मेरे इर्द गिर्द सब चीजें चले, ये पहले ठीक ठाक हो सकती है, लेकिन इतने सालों की शराबियत के बाद इतनी खतरनाक रूप धारण कर चुकी थी कि मेरे को ही समझ में नहीं आता है कि कब मैं क्या बर्ताव कर रहा हूँ। तो वो बात तय हुई कि घर में हूं मैं, अपने हिसाब से नहीं चलाऊंगा, कहीं पे भी जाता हूं तो अपने हिसाब से नहीं चलाऊंगा, किसी को मैं पूछूंगा और उसके हिसाब से चलाऊंगा। तब वो एक बात मेरे को बहुत ओरिजिनल आइडिया लगी थी। मैंने कहा बहुत सिंपल फॉर्मूला है यहाँ पे कि अब तक जो मैं करता आया वो सब अगर गलत है, तो जो भी बात सामने आती है, अगर उस पर कोई डिसीजन लेना है अगर मेरे को, तो पहला विचार जो मन में आता है कितना भी अच्छा लगे तो उसको कचरे का डिब्बा दिखा दो, क्योंकि मेरी थिंकिंग में ही प्रॉब्लम आ गई थी खतरनाक तरीके से। तो मेरे मन में जो पहला विचार आएगा वो गलत ही होगा, उसको बाजू में डाल दूंगा। दूसरा तीसरा आएगा, उस पे मैं विचार करूंगा, उसको मैं ले जाऊंगा, मैं किसी से बात करूंगा कि ये चीज है, इसको कैसे सॉल्व करना है, और वो जो कहेंगे वो बात मानूंगा। और वो जब मानने लगा था, अच्छा लगे या ना लगे, तो उसके रिजल्ट्स मेरे को मिलने लगे। और ये रिजल्ट्स मिलने लगे तो मेरे को समझ में आ गया कि यार ये तो बहुत बड़ी बात है कि जब मैं इन लोगों की सुनता हूँ और उस तरह से करता हूँ तो उस वक्त शायद मेरे को तकलीफ हो, लेकिन बाद में मैं देखता हूँ कि उससे मेरा भला ही हुआ है। तो ये तरीका मेरे को अच्छा लगने लगा और मैं इसको फॉलो करने लगा। तो ये चेंजेस आने लगे। मैं मीटिंग पहले जाना नहीं चाहता था, लेकिन मीटिंग जाने लगा, मीटिंग जाने लगा तो दूसरे भाइयों से मिलने लगा। अब मैं उनकी शेयरिंग ढंग से सुनने लगा। उस शेयरिंग में मुझे अपनी पास्ट की भी और प्रेजेंट की भी प्रॉब्लम्स दिखाई देती थी, सॉल्यूशंस भी दिखाई देते थे। सॉल्यूशंस लेके मैं बिग बुक भी कहीं ना कहीं अब पहली बार शब्दों के आगे पहले तो सरसर सरसर शब्द देख लिए और याद कर लिया, और फिर लोगों को बताया कि पेज नंबर ये, पेज नंबर वो। अब वो नहीं रहा था। अब कहीं ना कहीं मैं उसको छूने की कोशिश कर रहा था कि मैंने कहा हायर पावर तो मेरे लिए यही है कि ये फेलोशिप है और ये बिग बुक है, इनके साथ मैं रहता हूँ, यही मेरी केयर करने वाले लोग हैं। घर वाले मेरी केयर कर सकते थे, लेकिन उनको बीमारी उस वक्त उतनी पता नहीं थी, उनके अपने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन फेलोशिप ये एक ऐसी जगह थी, आप लोग ऐसे थे कि जो मेरे को संभालने के लिए हर वक्त तत्पर थे। जो ओल्ड टाइमर्स थे वो मेरे से पहले जान जाते थे कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, कंधे पे हाथ रखते थे, पूछते थे हाल हवाल, और इनडायरेक्टली मेरे को गाइड भी कर देते थे, मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे थे।
तो ये मैं देख रहा था कि मेरे को इनके साथ अगर रहना है तो मैं ढंग से चलूंगा, इनके साथ चलना है तो मैं चलूंगा। उस दिन से लेके आज तक मेरे साथ यही है। काफी मैं इवॉल्व होती है, पर्सनल चीज होती है बहुत, कि हायर पावर का कौन क्या देख रहा है लोगों के लिए बहुत आसान होता है। लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि हायर पावर में किसको मानूं। जो सिर्फ खुद को और खुद को ही मानता है, वो अपने से ज्यादा और किसी को क्या माने। उसी दौरान मेरे को लगता था कि यार मैं नास्तिक हूँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरी, इसलिए मेरे को ये दिक्कतें आती हैं। तो एक पोस्टर आता था जिसमें लिखा था ए का, कि ए उनके लिए काम करता है जो भगवान को मानते हैं, ए उनके लिए काम करता है जो भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन ए उनके लिए कभी काम नहीं करता है जो खुद को भगवान मानते हैं। तो मेरे को क्लियर हो गया यार कि ए मेरे लिए क्यों नहीं काम कर रहा था। ए तो बिल्कुल करेगा, लेकिन जब तक मैं खुद को मानना छोड़ नहीं दूं, तब तक ये मेरे पे काम नहीं करेगा। और हायर पावर के बारे में मेरा तो अनुभव रहा है कि जब मैंने ये देख लिया कि मेरा जो अहंकारी नेचर है, मेरा जो स्वार्थी नेचर है, इसको मैं बाजू में रखने की कोशिश करता हूँ। हायर पावर तो बाजू में ही छोड़ दो, मैं ये अहंकारी नेचर है मेरा, कि मेरे हिसाब से हो, इसको मैं सिर्फ बाजू में करता हूँ तो दिल में जो जगह जाती है वो अपने आप कोई चीज भर लेती है, कोई अच्छाई है जो भर लेती है। फिर जो दिखता है वो अलग दिखता है, फिर जो समझ में आता है वो अलग समझ में आता है, फिर जो करने की इच्छा होती है वो अलग करने की इच्छा होती है। तो इस तरह से बहुत धीरे धीरे मेरी भी, जब मैंने इतना भर सोच लिया कि मेरे हिसाब से नहीं चलाऊंगा, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे को रास्ता क्रॉस करना है, तो मेरे को किसी का हाथ पकड़ना है कि भैया मेरी मदद कर दो, मेरे को रास्ता पार करवा दो। उसी तरह मैंने घर वालों को के हवाले कर दिया खुद को, और इसी तरह मैंने खुद को हवाले कर दिया फेलोशिप के। और तब से लेके आज तक देख रहा हूँ कि वो चीज इवॉल्व होती गई है ना, विकसित होती गई। बट उसका सार यही रहा है। आज भी मैं आंखें बंद करता हूँ, मैं प्रेयर करता हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरे सामने कोई मूर्त नहीं होती है, मेरा कोई मेरे सामने प्रकाश नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं महसूस कर पाता हूँ कि एक बिग बुक है जो मेरे को दुनिया भर से जुड़े हुए है। खासकर जूम के आने के बाद तो हम सब ने ये फील किया कि लाखों लोगों से मेरे को जोड़ने वाली एक चीज है, वो बिग बुक है और ये फेलोशिप है, कि जिसके जरिए मैं शराब से आज दूर हूं भी हूँ। और कहीं ना कहीं उसने मेरे को जीने का ऐसा तरीका दिया है जो मेरे को पहले मालूम ही नहीं था यार। मैं मतलब ढंग से इंसान मतलब होना मतलब क्या है, ये भी मेरे को मालूम नहीं था। ये आज समझ में आ गया है। तो कंसेप्ट साढ़े एक दिन करके ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से मेरे को 4.5 साल हो गए हैं, कुछ ज्यादा समय हो गया उसके ऊपर। लेकिन इतने दिनों के बाद मेरे को काफी चीजें बीच में बदली होंगी ईश्वर की धारणा को लेके। मैं आज भी अगर मीटिंग में कोई भाई आता है, बीच बीच में आते हैं कुछ जो बोलते हैं कि अरे यार मैं नास्तिक हूँ और मेरे को ये आपका ईश्वर वगैरह समझ में नहीं आता है, तो मैं अदरवाइज अपनी नास्तिकता का बखान नहीं करता हूँ, लेकिन उस मीटिंग में मैं जरूर उसको अनम्यूट करके बाद में शेयर करता हूँ कि मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहां तक मैं खुद को नहीं मान रहा हूँ और जहां तक मैं ये मान रहा हूँ कि यार मैं अपने तरीके से जीवन नहीं चला पाया, लेकिन मैं ए में आता हूँ, तो मेरे जैसे ही लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और मेरे से आगे चले हुए। मैं कहीं पे भी जाता हूँ यार, किसी नए इलाके में जाता हूँ तो पूछता हूँ वहां पे पता कि यार यहाँ यहाँ कैसे जाना है। वैसे ही मेरे को सोब्राइटी की राह पे, अच्छी जिंदगी की राह पे मेरे जैसे चले हुए अनुभवी लोग हैं, उनको अगर मैं पूछता हूँ तो बात मेरी बन जाती है। बहुत सिंपल था मेरे लिए। तो मैं आज अनम्यूट करके ये बोलता हूँ कि नास्तिक है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ और ए ने मेरे पे बहुत कृपा की है। तो मेरी हायर पावर की कंसेप्ट कई चीजों से इवॉल्व हो रही है, आगे भी हो रही है, लेकिन एक ही बताती है कि यार चाहे किसी भी तरीके से मैं देखूं, एक ताकत अच्छाई की है, एक ताकत बुराई की है। मैं काफी दिनों तक, मेरा बचपन से जो था रुझान वो था कि सारी जो निगेटिव चीजें हैं उनकी ओर मैं खींचा जाऊं, और आज मेरे को जो है पॉजिटिविटी के राह पे लाइए। कौन है यार, मतलब जो सड़क पे जी रहा था आज फिर से अपनी फैमिली के साथ है, आज आप लोगों के साथ है, आज एक स्वस्थ जीवन जी रहा है, आज एक उपयोगी जीवन जी रहा है, सारी जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब जो था, ये चमत्कार, इससे बड़ा क्या हो सकता है कि जो सड़क पे मरा हुआ पाया जाता आज आपके साथ बात कर रहा है, आज अपने को जीवन में उसने कुछ ऐसे अनुभव पाए हैं जो आपके साथ शेयर करने की इच्छा रखता है और आप लोग भी उसको बुलाते हो। तो ये एक चमत्कार है। ये किसने किया है, ये किसने किया है, इसमें मैं बहुत बड़ी सोच में जाने की आज कोशिश नहीं करता हूँ। आज मैं छोटा बन के रहने की कोशिश करता हूँ यार। ए ने मेरे को सिखाया अपने नाप में रहे, बहुत बड़ा बनने की कोशिश की, तो मैं छोटा बनने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे को इतना बार समझ में आता है कि ये चमत्कार मैंने तो नहीं किया है यार। ये चमत्कार
मदद की वजह से हुआ है। मदद आप लोगों ने करी है, आप लोगों की मदद और लोगों ने करी है। और ये सब आप लोग बोल रहे हो कि एक कोई हायर पावर है जो एआई को चलाती है, एआई किसी व्यक्ति द्वारा चालित है ही नहीं। तो हायर पावर जो है ये है, और ये हायर पावर सिर्फ मान के नहीं चलेगा यार, क्योंकि मीटिंग में पहले भी जा रहा था, शेयरिंग में पहले भी कर रहा था, सर्विस के लिए मैं जा रहा था, मैं सिग्नल पे खड़ा रह के लोगों के साथ पर्चे बांट रहा था, मैं 12 स्टेपिंग पे भी जा रहा था। लेकिन असल बात जो है कि हायर पावर को मानना मतलब क्या मानना है यार? मतलब हायर पावर जो बताएगी वो मैं करूंगा, और खुशी से करूंगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल की बात है यार, क्योंकि मेरे को वही है डायलॉग जो फिल्म का है, मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया, वो मेरी ओरिजिनल पर्सनालिटी है। कि जब मेरे मन में कोई चीज आती है, सिर्फ शराब ही नहीं यार, तो वो ऐसे मेरे मन पे सवार होती है, एंड आई एम सो कन्विंस्ड, मेरे को पूरा यकीन होता है कि ये जो मेरे अनिरुद्ध के दिमाग में बात आई है, वही सच बात है, वही सही बात है, वही बेस्ट है। इसके ऊपर तो कोई सोच ही नहीं सकता। घर में तो ये सोच बहुत ज्यादा होती है, और ग्रुप में भी होती है, ये भी ईमानदारी से बोलूं, होती थी ग्रुप में, घर में भी ये होती थी। तो ये इतनी भयंकर थी मेरी विचार, कि मैं बेस्ट हूं और मेरे को किसी की सुनना ही नहीं है, फिर बाकी के लोग मेरी सुने। अब यहाँ पे मेरे को उन्होंने बोला कि उल्टा करना है, तेरे को तो सोचना ही नहीं आता है। कितना टाइम हुआ है? 9 बजे। तो मेरे को याद आया अभी कि मैं रिहैब सेंटर में था, तो वहाँ चुटकुला सुनाया गया था। तो बोले कि ब्रेन ट्रांसप्लांट करने का रहता है, और वहाँ पे रिश्तेदार आते हैं जिसका ब्रेन चेंज करना है, तो उसको दिखाते हैं कि बहुत हाईटेक हॉस्पिटल है, फ्यूचर का हॉस्पिटल है। तो वो दिखाते हैं कि अलग अलग तरह के ये दिमाग हैं, इसमें से कौन सा आपको चाहिए। तो साइंटिस्ट का दिखाते हैं, तो बोले ये महान साइंटिस्ट मर गया, उसका दिमाग है, और इसकी इतनी कीमत। फिर एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसकी इतनी कीमत, ये है इसकी इतनी कीमत। तो कम ज्यादा कीमतें रहती हैं, और आखिर में एक एकदम पेटी पैक जैसा दिमाग रखा रहता है। तो बोले कि इसकी क्या कीमत है? उसकी सबसे ज्यादा कीमत। तो वो पूछते हैं कि यार ये किसका दिमाग है, ऐसा कौन ऐसा महापुरुष था जिसका ये दिमाग है? तो बोले नहीं, ये शराबी का था, कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। तो मैं वो हूँ कि मेरे को लग रहा था कि मेरे पास बहुत दिमाग है, और मैंने बहुत चलाने की कोशिश करी, लेकिन असल में मैं कितना भी बुद्धिमान हूँ, ऐसा मैंने यहाँ पे आके सुना है कि एवरेज अल्कोहलिक मेरे जैसा जो है, वो एवरेज लोगों से बुद्धिमान होता है। मैं तो समझता ही था, लेकिन असल में बुद्धि का प्रयोग कैसे करना है वो मेरे को आया ही नहीं कभी। ये बात मानने के मुद्दा ये होता है फिर कि तीसरे कदम में मेरे को बोलते हैं कि हायर पावर मान भी ली, तो ये निर्णय लिया कि मेरा जीवन और मेरी इच्छाएं अब मैं उस हायर पावर को सौंपूंगा, मेरी समझ के ईश्वर को, और उसके हिसाब से आगे जीवन चलाऊंगा। अब ये एक एक शब्द जो है कदमों में या बिग बुक में या कहीं पे भी, मैंने कभी सीरियसली ली ही नहीं चीजें। हर बात को हो, ये करना है, पहला कदम हो, दूसरा कदम शक्ति है हो, तीसरा कदम निर्णय लिया। निर्णय लिया मतलब यहाँ से यार यू टर्न है, यहाँ से सारे पुराने तरीके जो हैं अनिरुद्ध के, वो छोड़ रहा हूं मैं पीछे। यहाँ तक सारा पुराना जो कॉन्फिडेंस था कि अनिरुद्ध ऐसा है, अनिरुद्ध वैसा है, अनिरुद्ध की सोच ये है, अनिरुद्ध के मत ये है, अनिरुद्ध के विचार ये हैं, अनिरुद्ध के इतने उच्च चीजें हैं, क्योंकि अनिरुद्ध इतना आदर्श इंसान था मन में, उसके आदर्श इतने ऊंचे थे, मतलब इतना परफेक्शन था उन चीजों में कि कहीं पे भी उसको लगता था कि बाकी के चीजें तो कुछ सोच ही नहीं रहे यार, समाज के बारे में नहीं सोच रहे, इंसानियत के बारे में नहीं सोच रहे, किसी के बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ अनिरुद्ध की समझ में आ रहा है। तो ये जो सारे हमारे मेरे पुराने आदर्श होंगे, जितना 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 मैंने 42 साल की उम्र में कमाया होगा, बौद्धिक तौर पे, मानसिक तौर पे, भावनिक तौर पे, वो सब एक जगह डालना है, मतलब कचरे की पेटी में डालना है मेरे को। मेरे को अपनी पूरी पर्सनालिटी को ये तय करना है कि मेरे को डालना है, छोड़ देना है, और नया रूप धारण करना है। नया रूप मतलब पूरा कोरा बनना है पहले, और मेरे को सौंप देना है ईश्वर को। ये आइडियल स्टेज है, ये रोज करना पड़ता है मेरे को, क्योंकि पुरानी पर्सनालिटी इतनी आसानी से जाती नहीं है मेरी। तो मेरे को जो निर्णय लेना था, कि ये निर्णय लेना है मेरे को कि शराब तो अब की बात नहीं हो रही है, अभी बात हो रही है कि मेरे को अपना जीवन और अपनी इच्छाएं सारी, मेरी इच्छाएं यार क्या क्या हैं, क्या क्या बताऊं, इस पे बहुत बड़ी चीज हो जाएगी शेरी। बट ये निर्णय है, ये गंभीर रूप से निर्णय है, ये सीरियसली है, वी मीन बिजनेस, दिस इज लाइफ और डेथ सिचुएशन। अनिरुद्ध जिंदा रहेगा या मरेगा, ये क्योंकि ये नहीं करेगा अगर, और तो आगे नहीं जा पाएगा, आगे नहीं जा पाया अगर, तो फिर से शराब की ओर जाएगा, रिवर्स।
और फिर से शराब की ओर गया तो अनिरुद्ध का मरना निश्चित है, क्योंकि पागलपन और मौत के दरवाजे तक वो पहले ही जाके आ चुका है। तो ये बात मेरे को इस बार जो है वो बहुत सीरियसली समझना पड़ी। और ये सब उसी दिन हो रहा था, मैंने कहा 15 अगस्त 2018। ये सब मैंने आगे चल के कुछ बातें आपको बताई होंगी, लेकिन ये उसी वक्त हो रहा था कि मेरे को लाइफ का डिसीजन लेना है अभी कि बाहर जाके मैं क्या करने वाला हूँ। वहां पे मैंने 100% तय किया कि अपनी बुद्धि नहीं चलाऊंगा। मेरे को मालूम नहीं कि ईश्वर क्या है, मेरे को मालूम नहीं कि वो कैसे संदेश देता है, लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि ये दो एजेंसीज हैं, ए और मेरे घर वाले, इनकी सुन के मैं चलूंगा। अब घर आता हूँ, निर्णय ले लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन निर्णय लेना है तो उसको अमल में लाना होगा। अमल में लाता हूं तो वही पत्नी है जिसको मैं आंखों के सामने दिखूं तो भी उसको इतना गुस्सा आता था, क्योंकि उस बेचारी को इतना कुछ मेरे वजह से सहन करना पड़ा था, क्या क्या सहन करना पड़ा था, वो एक अलग बहुत बड़े महाभारत है वो। बच्चों को इतना हुआ था, सब कुछ हुआ था। अब मैं जाता हूं तो वही अप्रिय परिस्थितियां हैं, वही घर है जहाँ पे मेरे को इज्जत नहीं मिलती है, वही समाज है जहाँ पे मेरे को कोई पूछता नहीं है, और वही मेरी इंडस्ट्री है जहाँ पे मेरे को कोई खड़ा नहीं कर रहा है। ऐसी जगह जाता हूं तो मैं पुराने तरीके जाते से ही मैं चालू कर देता था कि इस तरह से जिंदगी संवारना है, उस तरीके से संवारना है। अब 5 साल कुछ कमाए नहीं, अब जाता हूँ और अच्छी तरह से काम करता हूँ, पीऊंगा नहीं, पैसे भी लाऊंगा, घर वालों को दूंगा, उनको सुख से रखूंगा, और उनकी खुशी के लिए सब कुछ करूंगा। और अंदर में ये होता था कि दिखा दूंगा कि अभी अनिरुद्ध जिंदा है, शेर अभी मरा नहीं है, टाइगर जिंदा है। अंदर में मेरे बेस तो यही होता था, ये मैं आज ईमानदारी से कबूल कर सकता हूँ कि सारे इरादे अच्छे थे, बट उसका बेस यही होता था कि अब मैं जल्दी ही जाके दिखाता हूँ कि अनिरुद्ध इज बैक। तो ये अनिरुद्ध 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 जो है, अब ये नहीं करना है। बाहर आता हूँ तो वही परिस्थितियां हैं, लेकिन मेरे तरीके बदल गए थे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे घर पे आया हूँ और यहाँ पे मेरे को कुछ बोला जा रहा है, मेरा इंसल्ट हो रहा है, ऐसा मेरे को लग रहा है, तो भी मेरे को वहां पे बोला था कि तूने रिटेलिएट करना ही नहीं है, तूने ये समझना है कि तू है कौन और ईश्वर क्या चाहता है, ये समझने की कोशिश कर। तो जो परिस्थितियां तेरे को हैंडल करना नहीं आती है, वो तेरे को हैंडल करना है। बिग बुक की कुछ चीजें थी जो मैं कदमों पे वगैरह से तो बहुत दूर था, लेकिन एक चीज जो थी, जैसे कि हमने लड़ना छोड़ दिया है। बिग बुक में जो लिखा है कि अल्कोहलिक ने ये करना चाहिए, तो वो मैंने करना ही है वो। तो हमने लड़ना छोड़ दिया है, ये मैंने माना कि ये मेरे ईश्वर चाहता है, और मैं इसके प्रति समर्पित हो जाऊंगा। घर वाले कुछ भी बोले, मैंने लड़ना छोड़ दिया, बुरा मानना छोड़ दिया, उस पर रिटेलिएट करने का, उल्टा जवाब देने का कोई मुद्दा नहीं था। और मैं ये कोशिश करने लगा कि क्या चाहता होगा यार मेरा ऊपर वाला। एक तो और एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मेरी समझ का ईश्वर मेरी समझ में नहीं आया था, लेकिन एक सुंदर किताब है इंग्लिश में, ए की केम टू बिलीव, और उसमें एक भाई का मैंने अनुभव पढ़ा जो मेरे जैसा ही नास्तिक था। तो उसने ये बोला था कि गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, ये तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर सकता हूँ क्या, कि गॉड दैट आई डोंट अंडरस्टैंड। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई शक्ति है, और मैं वो शक्ति मेरे को बता रही है कि तूने अब लड़ना छोड़ देना है यार। तू अब सिर्फ ये सोचेगा, जो बताया जाता था कि सुबह उठता हूँ, मैं आज भी वही करता हूँ, प्रेयर करता हूँ, प्रेयर करता हूँ, और मन में ख्याल रखता हूँ कि अगले 24 घंटे, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने बोला है कि 24 घंटे के लिए सोचना है मेरे को, तो मैं सिर्फ 24 घंटे की सोचूंगा। पीछे क्या बर्बादियां हुई है उसका शोक नहीं मनाऊंगा, आगे क्या होने वाला है उसकी चिंता नहीं करूंगा। तो आज के दिन में क्या करने वाला हूं, तो उन्होंने बोला था, बिग बुक में भी है वो, कि आज के दिन में किसी के काम आने की कोशिश करूं, मैं शराबियों के काम आने की कोशिश करूं, मैं घर वालों का के काम आने की कोशिश करूं, मैं किसी के भी काम आने की कोशिश करूं, क्योंकि यही उतारा है मेरे को। जब हैंगओवर होता था तो उतारा मेरे को लगता था, तो बहुत बड़ा हैंगओवर है मेरी ईगोसेंट्रिक और स्वार्थी पर्सनालिटी का मेरा। उस पे उतारा ही मेरे को ये दिया है कि रोज तेरे को उतारा लेना है कि यार तू दूसरों के बारे में सोचेगा। दूसरों के बारे में अगर मैं सोचता हूँ तो मेरे को यार ये प्रॉब्लम ही नहीं आती है कि सामने वाला कुछ बोल रहा है तो मैं उसको किस तरह से करूं। एक दिन में नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ मेरे साथ ये जरूर हुआ कि घर वालों के बारे में मैंने बुरा मानना छोड़ दिया। ये चीज मैंने स्वीकार कर ली कि मैंने जो किया है लाइफ में उसका ही ये परिणाम है, और इसके लिए मेरे को आज का दिन ठीक रहना है, इतना ही मेरे हाथ में है। वो जब मैं कंसिस्टेंटली करने लगा और खुशी से करने लगा, क्योंकि जो करना है उसमें एम तो ये है कि सेरेनिटी के साथ करना है, आत्म शांति के साथ करना है, प्रसन्नता के साथ करना है। तो उन्होंने बोला कि हर जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है तुमको, वो तुमको ये
उसमें यही बोलना है कि यार तेरी इच्छा चले मेरी नहीं, मेरे को कुछ भी लगता हो वो नहीं है, तेरी इच्छा चले मेरी नहीं। और हर प्रतिकूल परिस्थिति जो है वो तुमको मौका है ये प्रैक्टिस करने का। तो उस तरह से मैं प्रैक्टिस करने लगा। तो मेरे को दिखाई दिया कि यार मैं किसके लिए गुस्सा पालूं, किसकी बात का बुरा मानूं, जो कुछ है मेरी बात का सिला है। और ये मैं जब कंसिस्टेंटली कर रहा था, पैसे नहीं कमा रहा था अब तक, लेकिन ये जरूर हुआ कि घर वालों को कहीं ना कहीं कुछ महीनों बाद ये समझ में आने लगा कि अनिरुद्ध बदल गया है, अपनी वाली नहीं चलाता है, और कहीं ना कहीं ये अपने बारे में केयर कर रहा है यार। इसी दौरान ए वाले मेरे को ट्रेडिशन वर्कशॉप में ले गए। वहां पे मैंने एक बात सुनी, और बात ये सुनी मैंने कि यार ये ट्रेडिशन वेडिशन में समझता था कि ये सब दूसरे लोगों के लिए, अपना क्या है, सर्विस स्ट्रक्चर के लोगों के लिए है। लेकिन उन्होंने वहां पे वो एक ग्रुप, बहुत अच्छा सेशन हुआ, और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक ही ग्रुप कॉन्शियंस के बारे में नहीं है, हर जगह ये इस्तेमाल करना है। हर जगह ये तो सोच के देखो कि हर जगह एक ग्रुप है, तुम्हारा घर एक ग्रुप है, ऑफिस में काम करने के लिए जाते हो वो एक ग्रुप है, बस में आप ट्रेवल कर रहे हो तो 60-70 जो लोग है वो ग्रुप है। तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ चलने की कोशिश करो, वो जो लोग चाहते हैं वो करने की कोशिश करो। घर में मैंने ये करना चालू किया कि नौकरी के लिए दर बदर मैं ढूंढ रहा था कि कहीं से नौकरी मिल जाए, कोई भी नौकरी करने के लिए अब मैं तैयार था। लेकिन वहां पे घर वालों को परेशानी होती थी कि यार ये फिर से इस नौकरी में ये तो नहीं कर देगा, वो तो नहीं कर देगा। लेकिन यही नहीं, सिर्फ कोई भी बात आती थी तो मैंने वो चालू करी, एक प्रैक्टिस की, पत्नी को बुलाता हूँ, बड़े बेटे को बुलाता हूँ, छोटे बेटे को बुलाता हूँ, जो तब तो सिर्फ 9-10 साल का था, और मैं उनसे पूछने लगा कि ये परिस्थिति, अब मैं क्या करूं। मेरे को और कोई प्रॉब्लम आती थी तो मैं ए मेंबर्स के साथ पूछने लगा कि ये यार ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। तो ये ग्रुप कॉन्शियस जब से मैं करने लगा हूं तब से मैं देखता हूं कि ये पुराने अनिरुद्ध को बहुत चेक में रखता है। और फिर घर में ये हुआ कि हर चीज सबकी सहमति से होने लगी। उस कॉन्शियस से जो निकलने लगी बात, वो आज तक मैं देखते आ रहा हूँ कि सबसे अच्छी बात निकलती है। यही मेरे को बताया गया है कि ग्रुप में जो तय होता है तो ईश्वर की आवाज होती है, वो जो आती है सबके मिलके, और ईश्वर की आवाज ही तो मेरे को सुनना है। ये मैंने घर से चालू किया। ग्रुप में पहले मेरे को लगता था कि यार मेरे को सबसे ज्यादा समझ में आ रहा है, लेकिन जब से मैंने उनको फॉलो करना छोड़ चालू किया तो मेरे जीवन की प्रॉब्लम्स मेरे को छोड़ के जाने लगी हैं। तो ये सब कर रहा था, कहीं ना कहीं मेरे को मालूम नहीं कि कौन सी हायर पावर है, क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको फॉलो कर रहा था, ए के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा था। तो सबसे पहले मेरे रिश्ते ठीक होने लगे, जो लगभग तलाक तक आ गए थे, तो वो रिश्ते ठीक होने लगे। उसके बाद जो वहां पे बोला है कि मेरे को जिस जिस वक्त जो जो जरूरी है वो मेरी हायर पावर कर देंगी, अगर मैं ये सरेंडर मोड में आ जाता हूँ तो। और ये मेरे जीवन में होने लगा कि पहले 6 महीने तो मेरे को काम ही नहीं मिल रहा था कुछ, मैं छटपटा रहा था कि यार कुछ पैसे कमाऊं, घर वालों को दूं, घर की हालत क्या है, बच्चों की फीस भरना नहीं है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, और मैं 42 साल का हुआ हूँ और निकम्मे जैसा बैठा हूँ। ये फीलिंग्स जो बीच बीच में आती थी। तो लेकिन मेरे को नौकरी या अच्छी तरह से काम नहीं मिला, मेरे को बहुत कोशिशें कर ली मैंने। आज जब मैं उल्टा देखता हूं तो मेरे को समझ में आता था कि सबसे पहले मेरे को जरूरी था अगर, तो शराब से दूर रहना। मैं जब आप लोगों को फॉलो कर रहा था तो ये हो रहा था, जब मैं आपकी शेयरिंग्स, लोगों का गाइडेंस, घर वालों का गाइडेंस ये कर रहा था तो रिश्ते ठीक होने लगे। उसके बाद टाइम आया वो रोजगार का आया। यहाँ पे मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत थी कि मुंबई में मैं एक अलग फील्ड में था, वहां पे थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत नाम कमाया था, और मेरे को वही आता था, मेरे को दूसरा कुछ आता नहीं था, मैं क्वालिफाइड भी नहीं हूँ, ग्रेजुएशन भी मैंने कंप्लीट नहीं किया है। तो मेरे को हर बार लगता था कि मैं फिर से मुंबई जाऊं और वहां पे अपना करियर जहाँ पे खत्म हुआ था वहां से आगे चालू करूं। और जब जब मैं मुंबई जाता था तब तब मैं रिलैप्स होके ही आता था, या यूं कहूँ कि रिलैप्स होने के लिए ही जाता था। अब मेरे को ये लग रहा था कि यार अब मेरे को वो शराब का ऑब्सेशन चला गया है। अब मैं ढंग से जीवन में मैं सोचने लगा हूँ, समझने लगा हूँ। तो मैं जाऊं अभी और अपना किस्मत वहां पे आजमाने की कोशिश करूं, लेकिन घर वालों को उस बात से डर था। बट ये बात मैं बिल्कुल समझ पाया कि यार अब मैं अगर फॉलो करने की सोचा है तो अब आर या पार, मतलब अब अपनी वाली नहीं चलाना है, कन्विंस करने की कोशिश नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जब मैंने बोल दिया कि मेरा जीवन और मेरी इच्छाएं भी, मेरी इच्छा कुछ भी होगी, लेकिन मेरी इच्छाएं अगर मैं हायर पावर को सौंप रहा हूँ और हायर पावर मेरी बोल रही है कि तू नहीं जाएगा यार, कितना भी तेरे को लग रहा हो कि लाखों रुपए कमाएगा वहां पे, लेकिन तूने उस रास्ते नहीं जाना है तो नहीं जाना है। तो घर में बैठा रहता था, घर में मैं सारे कामों में हाथ बटाने लगा। कहीं ना कहीं वो साथ हमारा फिर से तैयार होने में, पत्नी का और मेरा, ये मैं जो घर के काम करने लगा उसमें मेरे को कमीपना भी नहीं लगता था अभी,
क्योंकि 24 घंटे में मेरे को अगर उपयोगी रहना है तो सामने जो काम आएगा वो करूंगा यार मैं। तो इस सब का घर में फायदा हो रहा था, और फिर भी टाइम बहुत बच रहा था। उस वक्त गूगल ट्रांसलेशन वगैरह इतना डेवलप्ड नहीं था। तो मैं फिर ये करने लगा कि खाली टाइम में जो है, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत अच्छे अच्छे अंग्रेजी मैसेजेस आते हैं हमारे ग्रुप्स पे, तो उनको मैं ट्रांसलेट करने लगा। और इनको ट्रांसलेट करने से मेरे को पर्सनली भी बहुत फायदा हुआ कि खाली टाइम अभी मैं मोबाइल में पोर्नोग्राफी में इसमें उसमें नहीं जा रहा था, एक अच्छी तरह से यूटिलाइज कर रहा था। जो कुछ मैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा था वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में उतरता होगा। और दूसरी बात ये थी कि वहां पे वो शुरुआत ही हुई थी कि एक भाई ने बोला था कि यार आप बहुत अच्छे अच्छे अंग्रेजी मैसेजेस डालते हो और उस पे तालियां और लाइक्स आती है, लेकिन हमको तो कुछ समझता ही नहीं है, तो हिंदी में नहीं आ सकता क्या? तो फिर मैंने वो हिंदी में डालना चालू किया, तो वो लोगों को भी फिर फोन आने लगे कि यार ये बहुत अच्छा आपने ट्रांसलेट किया है, अब इस पे क्या है, तो हमारी चर्चाएं होने लगी। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरी रिकवरी को बहुत फायदा मिला। और यही करते करते मेरे मन में ख्याल आया कि मेरा पुराना फील्ड गया होगा, मेरे पास दूसरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन मैं ट्रांसलेशन तो कर सकता हूँ यार। तो क्या मैं देखूं कि ट्रांसलेशन के काम मिलते हैं? तो मैं ट्रांसलेशन के काम में इंदौर में ढूंढने लगा और मुझे वो काम मिल गया। मैं खुश हुआ बहुत कि देखो यार मेरे को ग्रुप में से ही ये रास्ता मिला है। मतलब कहीं ना कहीं फेलोशिप ही मेरे को कुछ लीड कर रही है, फेलोशिप के जरिए ही मेरे को मेरी हायर पावर जो है वो रोजगार की ओर लीड कर रही है। और 1 महीना मैंने दिन रात करके काम किया और काफी सारा बिलिंग हुआ, 37,000 रुपए वगैरह। और जब मैं पैसे लेने के लिए गया तो बहुत मन में विचार आ रहे थे कि 37,000 रुपए मेरे लिए उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी, कि काफी सालों बाद इस तरह की रकम मैंने कमाई हुई। तो सब विचार भी देखो ऐसे आ रहे थे कि पत्नी को साड़ी लेके जाऊंगा, बच्चों के लिए सब, छोटे बेटे के लिए साइकिल लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये सब करूंगा। वहां पे मैं गया तो मेरे हाथ में सिर्फ 7,000 रुपए सौंपे गए, कुछ कारण बता दिया गया और बोला गया कि 30,000 रुपए हम नहीं दे पाएंगे आपको। वहां से मैं बाहर निकला, बहुत बढ़िया शाम का वक्त था और मेरे को आसमान दिख रहा था, सूरज डूब रहा था, बहुत बढ़िया रोशनी थी। और कहीं ना कहीं मेरे को वहां पे हायर पावर का एहसास हुआ। मैंने कहा अनिरुद्ध यार तेरे को दारू पीने की इच्छा नहीं हो रही है, सबसे बड़ी बात, कि दिन रात करके मेहनत की, 37,000 की जगह 7,000 रुपए टिका दिए और तेरे को गुस्सा नहीं आ रहा है, और तेरे को दारू पीने की इच्छा नहीं हो रही है। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दैट क्लिक टू मी कि अनिरुद्ध कहीं ना कहीं तेरे में बदलाव आया है। दूसरी बात मैंने ये सोची कि यार जब मेरे को बोला है ए में कि हर परिस्थिति आती है उसके पीछे कोई वजह है, और उस परिस्थिति में मेरे को ढूंढना है कि मेरी हायर पावर की इच्छा क्या है, मेरा ईश्वर मुझसे चाहता क्या है। तो मैंने कहा अब तो मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, बहुत मेरे मन में कोई दूसरे विचार नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब मैंने काम किया। अच्छा, चेक जो आना था वो भी एक्चुअली पत्नी के नाम ही आना था। ये 7,000 रुपए का चेक भी पत्नी के नाम आया था। मतलब कोई कोई चांस नहीं है, इसके बावजूद ये पैसे मेरे क्यों डूबे? कुछ ना कुछ तो उद्देश्य हो गया, अब होगा ही। अब तक मेरे को इतना तो यकीन हो गया था कि हर चीज में हायर पावर का कोई पर्पज होता है। तो मेरे को एक आध घंटा शांति में रहने के बाद मेरे को समझ में आया कि कल तक तो तेरे को मालूम ही नहीं था ये फील्ड है, अब तेरे को मालूम हो गया है। तो जिस व्यक्ति ने तेरे को ये काम दिया है वो भी तो कहीं से लाती होगी। तो फिर मैंने गूगल पे जाके सर्च करना चालू किया और मुझे पता चला कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और वहां पे जितना रेट मेरे को मिल रहा था उससे 5 गुना रेट मिलता है। वहां पर मैंने जाके एप्लीकेशंस देना चालू किए, जल्दी मेरे पास ट्रांसलेशन के काम आने लगे। मतलब उस व्यक्ति ने अगर मेरे को पैसे दिए होते उस वक्त, तो मैं उसका इतना शुक्रगुजार रहता कि मैं कई सालों तक उसके साथ ही काम करता कम पैसे पे। लेकिन वहां पे मेरी हायर पावर ने कहीं तो भी मेरी ट्रेनिंग करवा ली और फिर मेरे को उस फील्ड में डाला जहां पे मैं आज तक हूँ। मेरा घर चलाने की, मेरी जिम्मेदारियां चलाने की जो भी चीजें होती हैं, तो वो उसी फील्ड पे हो रही है जिसके बारे में मेरे को मालूम ही नहीं था। तो हायर पावर मुझसे चाहती है पेशेंस। हायर पावर मुझसे चाहती है हर परिस्थिति में ये जो मैं सीखता हूँ, सुनता हूँ, शेयरिंग्स में, बिग बुक में पढ़ता हूँ, स्पॉन्सर के साथ समझता हूँ, आप लोगों से समझता हूँ, वो मैं अप्लाई करना। तो वो मैं अप्लाई जब करता हूँ और पेशेंस रखता हूँ, तो मेरे को रिजल्ट्स आते हैं। मेरे को ढूंढना पड़ेगा, मेरे को एकदम कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि एकदम झटके से मेरे को बात समझ में आ गई। मैं समझने की कोशिश करूं कि क्या करना है, पॉज लूं थोड़ा। तो ये बात मैं हर तरीके से वहां से मेरे को ये आदत लग गई है कि हर परिस्थिति में सोचने की, समझने की कोशिश करता हूँ, सवाल करता हूँ कि इस वक्त तेरी हायर पावर तुझसे क्या चाहती है। तो ये अगर करता हूं मैं, तो मेरी जो पुरानी सोच है, मेरे जो पुराने तरीके हैं, वो बीच में नहीं आते हैं, या ये यूं कहूं कि कम आते हैं। और अल्टीमेटली
क्योंकि मैं तो अभी रिजल्ट चाहता हूँ ना, अभी के अभी मेरे को जो चाहिए वो चाहिए। मैंने यहाँ पे कब वो माल भेजा बेचा है, मतलब यहाँ पे मैंने प्रोग्राम प्रैक्टिस किया है और तुरंत मेरे को रिजल्ट चाहिए, इस तरह का मैं करता हूँ। लेकिन प्रोग्राम प्रैक्टिस करना ऊपर ऊपर का नहीं है, ये मैं उस अनुभव से सीखा हूँ। तो ये जब मैं करता हूँ तो जिस तरह से मेरा प्रोफेशनल लाइफ उसने सेट कर दिया सीक्वेंस के साथ, कि पहले सोब्राइटी, उसके बारे में मैं ईमानदार हूँ क्या, फिर मैं वो घर वाले के साथ मेरे रिश्ते मेरे को सुधार दिए, फिर मेरे को रोजगार दिया। और रोजगार ये जब हुआ, जब मैं इस फील्ड में सेटल हुआ, उसके बाद ही दोस्तों ये बहुत ही मेरे लिए अद्भुत एक्सपीरियंस था कि मैं जिस फील्ड में काम कर रहा था वहां से लगभग 8-9 साल से मेरा कोई कनेक्शन नहीं रहा था, लोग मुझे भूल चुके थे, कोई मेरा किसी से कांटेक्ट नहीं था। और बीच में वो फील्ड काफी कुछ बदल चुका था और वो मैंने छोड़ भी दिया कि चलो अब मेरी हायर पावर चाहती है कि मैं उस फील्ड में ही नहीं जाऊं, मैं उस शहर की ओर ही काम के लिए नहीं जाऊं। तो यहाँ इंदौर में रहते घर बैठे मेरे को जो काम किया है कंप्यूटर पे करना है, घर वालों के साथ रह के करना है, वो मैं अब जिंदगी भर करूंगा, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन जैसे ही मैं इस फील्ड में सेट हुआ, आउट ऑफ द ब्लू, कहीं पे भी कोई भी मेरी ओर से कोई कोशिश नहीं, मुझे कोई अंदाजा नहीं, मुंबई से फोन आता है और कहते हैं कि आपको 4 दिन बाद आप यहाँ आएंगे क्या। और 4 दिन बाद मैं मुंबई के 5 स्टार होटल में बैठा हूँ और उस फील्ड के एक इतने बड़े इंसान के साथ बैठा हूँ मैं, उसके साथ प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ, कि जिसके साथ में मुंबई में रहते हुए भी मिलना मेरे लिए इतनी आसान बात नहीं थी, लगभग इम्पॉसिबल था। अब ये कैसे होता है, और ऐसे अगर होता है तो मैं कैसे नहीं मानूं, मतलब जो पुराना अनिरुद्ध है जो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कोई चमत्कार नहीं होते हैं, कि मेरे को पहले तो यहाँ पे तैयार किया, एक अल्टरनेट लाइफ दी, और जिस चीज के लिए मैं तरस रहा था कि यार कैसे वो फील्ड छोड़ दूं, कैसे वो फील्ड छोड़ दूं, लेकिन यहाँ पे मैं ये डिसीजन जो है थर्ड स्टेप का, कि मेरा जीवन और मेरी इच्छाएं मैं आपके सुपुर्द करता हूँ, तो जैसे ही मैं सुपुर्द करता हूँ वो मैंने जो कल्पना की थी उससे दुगना दे देता है, कि अब मेरे पास दो फील्ड हो जाते हैं। एक जो ये नया फील्ड है जिसने मेरे को स्टेबिलिटी दी, बाद में कोविड आया फिर भी मेरा घर में बैठे हुए काम चल रहा था, नई नई रिकवरी थी, आज भी मैं बहुत ज्यादा सा टाइम हो गया ऐसा नहीं है, लेकिन तब तो एकदम नया था। तो वो जो ट्रांसलेशन का काम नहीं रहता तो मैं तो फैमिली को संभाल ही नहीं पाता। तो एक और मेरी हायर पावर मेरी लाइफ को स्टेबिलिटी देती है, और जब वो देखती है कि ओबीडियंस है, ईमानदारी है, इसमें बिल्कुल विलिंगनेस है, इसमें ओपननेस है, तो मैंने जितना चाहा था उससे डबल देती है। ये मैंने बार बार देखा है कि जब मैं हायर पावर के लीड फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, जब मैं ये समझता हूँ कि मेरे को अभी अच्छा लगे नहीं लगे, मेरे को इसको फॉलो करने के बाद जो रिजल्ट मिलने हैं वो रिजल्ट मेरे लिए अच्छे हैं, तो बात ये है ही नहीं कि मेरे को क्या अच्छा लगता है, बात ये है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। मेरे लिए अच्छा है कि मैं अपनी उच्च शक्ति को बार बार मेरा जीवन और मेरी इच्छाएं समर्पित करता रहूं, और फिर मेरे को जो मिलता है वो मेरे लिए अच्छा मिलता है, वैसा मिलता है जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ये बड़ी बड़ी चीजों में मैंने की हैं बातें, और जब ये मैं करके देखता हूँ और मेरे को रिजल्ट्स मिलते हैं तो ये मेरे को और मैं शिद्दत से करने लगता हूँ, और फिर वो कहीं ना कहीं वो मेरा नेचर बन जाता है, जो पुराना नेचर था उसकी जगह ये नया नेचर जो है वो प्लेस लेने लगता है, उसकी जगह लेने लगता है। अब बड़ी चीजों के बारे में मैं ये बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन छोटी छोटी चीजों के बारे में जो है उसका क्या, क्योंकि रोज मेरे जीवन में अद्भुत घटनाएं होनी नहीं है। मेरा जीवन बहुत सिंपल है, घर से काम करता हूँ, घर वालों के साथ डील करना पड़ता है, ए वालों के साथ डील करना पड़ता है, और दो चार लोगों के साथ डील करना पड़ता है, लेकिन हर जगह मेरी शख्सियत ऐसी है कि दूसरे से टकराव आना बिल्कुल ही, मतलब बिल्कुल ही पॉसिबल है। तो घर में भी टकराव की स्थितियां होती हैं, फेलोशिप में जाता हूं तो वहां टकराव की स्थितियां होती हैं, कहीं पे भी जाता हूं तो टकराव की स्थितियां होती हैं, क्योंकि बात वही है कि मेरे को लगता है कि मेरे को जो समझ में आया है वो दूसरों को समझ में नहीं आया है। लेकिन आज उसकी प्रॉब्लम नहीं होती है यार, घर हो, फेलोशिप हो, ये हो वो हो, हर जगह अगर मैं बोलता हूँ कि तेरी इच्छा चले मेरी नहीं, तो मेरा मुद्दा सॉल्व हो जाता है। कहीं ना कहीं हम्बलनेस आने की शुरुआत हो जाती है, कहीं ना कहीं वो जो पुराना अनिरुद्ध है वो चेक पे रहता है, कहीं ना कहीं संबंध ठीक रहते हैं, संबंध कम से कम जितने हैं उतने से बिगड़ते नहीं है, और बिगड़ भी गए अगर तो उसके लिए जिम्मेदारी मेरी कम रहती है, मतलब मेरा एक्टिव रोल कम रहता है, और वो शायद सबके अच्छे के लिए ही होता है।
तो हर जगह मैं ये करने की कोशिश करता हूँ दिन भर में, फिर भी गलतियां हो जाती हैं, तो कोई बात नहीं है, गलतियां समझने की कोशिश करता हूँ और फिर से उसी के लिए तो ये डिसीजन लिया, मतलब एक बार जिंदगी में ले लिया कि इस रास्ते पे चलना है, वो तो ले लिया, लेकिन तेरी इच्छा चले मेरी नहीं, ये तो मेरे को दिन में 10, 20, 50 बार भी बोलना पड़ता है। और वो मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, हर बार अच्छा नहीं भी लगता है, हर बार मेरे से वो 100% होता है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन काफी कुछ मैं देखता हूँ कि आज वो मेरे को भी, मेरे घर वालों को भी, बिकॉज मेरी वाइफ भी बहुत प्रोग्राम में है उसके और चीजें करती है, देखा देखी बच्चों को भी होता है, बच्चों पे प्रोग्राम लादने की कोशिश नहीं करते हैं कहीं, लेकिन बच्चे भगवान नहीं मानते हैं। बड़ा बेटा 21 साल का है, छोटा 13 का है, लेकिन मैं उनके पीछे नहीं पड़ता हूँ कि तुमने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उनकी हायर पावर उनको देख लेगी, मेरे को उनके लिए हाजिर रहना है। तो छोटी छोटी बातों में मेरे को ये याद रखना कि तीसरा कदम तो मेरे को कंटिन्यूअस करते रहना है यार, क्योंकि पावरलेस मैं सिर्फ शराब के सामने नहीं था, मैं पूरे जीवन में ज्यादातर चीजों के सामने पावरलेस हूँ, मैं लोगों को नहीं बदल सकता हूँ, मैं परिस्थितियां मेरे को जैसी चाहिए वैसी नहीं बदल सकता हूँ, इसमें अगर मैं लड़ने जाऊंगा, मेरे हिसाब से करने जाऊंगा, तो मेरे को तकलीफ होगी, मैं बेचैन चिड़चिड़ा असंतुष्ट हो जाऊंगा। मैं बेचैन चिड़चिड़ा असंतुष्ट आज भी अगर होता हूं, नहीं होता ऐसा नहीं है, ये तो होना है, लाजमी है, लेकिन उसके उपाय मेरे को बताए गए हैं, उन उपायों को मैं तुरंत मैं अमल में लाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यार वो बेचैन चिड़चिड़ा असंतुष्ट मेरे को ज्यादा देर रहने की जरूरत नहीं पड़ती और मेरे को फिर से शराब की ओर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो छोटी छोटी चीजों में, रोजमर्रा की चीजों में हायर पावर की सुनना, डिजाइन देखने की कोशिश करना, क्या मेरे से आज एक्सपेक्टेड है, बहुत सुंदर तरीके दिए हैं कि सुबह की प्रेयर के वक्त में क्या करता हूँ, दिन भर है मेरा, दिन भर 24 घंटे में से कितने घंटे हैं मेरे पास, उनको 3 हिस्सों में बांट लूं, तीनों हिस्से के लिए सुबह ही मैंने मांग लिया है कि मैंने क्या क्या करना है, सारे काम मेरे हायर पावर के हिसाब से मैं सेट करने की कोशिश करता हूँ। उन कामों में फिर से 3 हिस्से आ जाते हैं कि घर, मेरा प्रोफेशनल काम और फेलोशिप, इसमें बांटने की कोशिश करता हूँ। फेलोशिप में जाता हूँ तो ये कोशिश करता हूँ कि वहां पे सुनने की कोशिश करूं, यार आज मेरे को थोड़ा टाइम हो गया, तो डिक्टेट करने की कोशिश नहीं करूं, तो सबकी सुनूं मैं, नए लोगों की सुनूं, पुराने लोगों के सुनूं, और एक लास्ट जो मैं बताना चाहूंगा इसकी शेयरिंग मेरी खत्म करते हुए, कि हायर पावर किस तरह काम करती है यार। लाइफ बहुत अच्छी है, कर्जे सारे के सारे मेरे खत्म नहीं हुए हैं, कोई मेरे बंगला नहीं बांध लिया है, न ही मेरे घर के सामने कोई 4 व्हीलर बहुत आलीशान खड़ी है, सिंपल लाइफ जी रहा हूँ, लेकिन बहुत ही मजेदार, बहुत ही सुकून भरी, बहुत ही यूजफुल, और मतलब मैं क्या क्या शब्द इस्तेमाल करूं यार, ऐसा जीवन होता है। और जीवन के प्रति, लोगों के प्रति इस तरह से सोचा जा सकता है, दिल में ऐसी भावनाएं आ सकती है ना, अंदर से ही क्या महसूस हो सकता है, ये तो कभी सोचा ही नहीं था, तो मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है ना, ये क्यों कहते हैं कि वी आर ब्लेस्ड टू बी एन अल्कोहलिक। आज नए भाई आए हैं, उनका मैं स्वागत करना शुरू में भूल गया, बट ये बिल्कुल, मैं ए में जब नया आया था तो सुना था मैंने कि हम यार बहुत ब्लेस्ड हैं, मतलब भाग्यशाली हैं कि हम शराबी हैं, तब समझ में नहीं आया, लेकिन आज मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि ये जो हायर पावर है आप लोगों के जरिए काम करती है, इसको फॉलो मैं अगर करता हूँ तो इट्स अ वंडरफुल लाइफ, इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ। एक लास्ट एग्जांपल मैं अभी अभी का जो है 1 साल पहले का, वो देख के मैं अपनी शेयरिंग खत्म करना चाहूंगा, कि सब बढ़िया चल रहा था और कई सालों से ये इच्छा थी कि मैं वर्क फ्रॉम होम ही मेरा, तो शहर में नहीं रहूं, एक एक आध साल के लिए कहीं पे एकांत में जाया जाए, जंगल में खेत पे जाके जाएंगे और रहेंगे। तो ओल्ड पर्सनालिटी है, वो आती है कि मेरे मन में विचार आया तो मैं ऑब्सेस हो जाता हूँ उसके लिए, और मैं ढूंढने लगा कि यहाँ जाके देखूं, वहां जाके देखूं, वहां जाके देखूं, तो 4 महीनों में मैं कई 10-12 जगहों पे गया, कहीं पे अकेला गया, कहीं पत्नी के साथ गया, और बढ़िया खूबसूरत जगह, प्राकृतिक सौंदर्य, ठंडा क्लाइमेट, पहाड़ भी हो, ये भी हो, ऐसी मेरी सारी डिमांड्स लेके मैंने, और पैसे नहीं जेब में, तो मेरे को तो चाहिए था किराए पे, और जंगल में किसने बांध के रखा है मेरे लिए, बट मैं ढूंढ रहा था वो सारी जगहों पे और कहीं पे काम नहीं बन रही थी, 4-6 महीने हुए और फिर घर वालों ने बोला कि बस करो यार, शायद गॉड्स विल नहीं है और कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो। और इस पॉइंट पे मेरे को आ गया कि हाँ यार, अनिरुद्ध कहीं पे बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहा है, तो मैंने पत्नी को बोला कि यार मेरे से हो रही है गड़बड़, बिकॉज मैं ही ये तय कर रहा हूँ कि मैं इंदौर छोड़ के किसी और जगह जाऊंगा, फिर मैं ही ये तय कर रहा हूँ कि ऐसी ऐसी फला फला ऐसी ऐसी जगह वहीं पे जाऊंगा,
फिर वही मैं तय कर रहा हूँ कि अरे वो नहीं, वो जगह जाऊंगा, तो थर्ड स्टेप कहाँ गई? थर्ड स्टेप बोल रही है कि हमने एक नया मालिक ले लिया है, वो पिता है, मैं उसका बेटा हूँ, वो मालिक है, मैं नौकर हूँ। तो अगर वो मालिक है और मैं नौकर हूँ, तो नौकर कैसे तय करेगा कि मुद्दा तो ये है कि ट्रांसफर है क्या? दूसरी बात, अगर ट्रांसफर है तो कहाँ ट्रांसफर चाहिए, किस ब्रांच में चाहिए, वो भी मैं ही तय करूंगा। मैं कहा एक तो अपन रुकते हैं यहाँ पे, अगर ये होना होगा, अगर वो चाह रही होगी मेरी हायर पावर की मैं इंदौर से बाहर निकलूं, तो कुछ होगा। और अगर वो ट्रांसफर चाहती है तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होगा कि नई ब्रांच जहाँ पे खुलने होगी मेरे वहां पे मेरे को भेजेगा। मेरे को चाहिए वहां पे क्यों भेजेगा? और जिस दिन ये डिसीजन लिया कि अब घर नहीं देखना है, बंद सब कुछ, अपन इंदौर में ही रहेंगे, उसी रात को मेरे को फोन आता है एक व्यक्ति के जरिए जिसको मैंने देखा नहीं है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि खातेगांव से बोल रहा हूँ और आप आइए इस जगह पे। किसी ने मेरे को बताया कि आपको किराए पे मकान चाहिए जंगल में, मेरे पास है। और मैं वहां पे जाता हूँ, खातेगांव में मैं कभी गया नहीं हूँ। वहां पे मैं जाता हूँ, पत्नी तब तक परेशान हो चुकी थी, उसको जैसे तैसे मना के ले गया था। लेकिन वहां पे जाने के बाद पत्नी के मुंह से निकलता है ये कि अनिरुद्ध यही वो जगह है, अपन यहाँ पे रहेंगे 1 साल। वहां जाता हूँ, वहां जाना तय हुआ, फिर मेरे मन में ये आया कि वहां पे फेलोशिप नहीं है, तो मेरे को ढूंढना चाहिए खातेगांव में कोई ए मेंबर है क्या। मैं मध्य प्रदेश के व्हाट्सएप ग्रुप पे ढूंढता हूँ तो एक मेंबर मिलता है मेरे को। मैं वहां पे शिफ्ट होने से पहले मैं उस मेंबर से मिलने जाता हूँ, क्योंकि मेरी हायर पावर ने मेरे से पहले मेरी केयर करने के लिए एक उसका प्रतिनिधि वहां पे रखा है। मैं उनसे जाके मिलता हूँ, मैं बताता हूँ पहचान करके कि मैं यहाँ पे रहने आया हूँ। 3-4 महीने बाद भाई मेरे को बोलते हैं वहां पे जाने के बाद, 5-6 महीने बाद, कि अपन ग्रुप चालू करते हैं। वहां पे भी कोई हीरोइज्म मैं समझ गया हूँ कि सर्विस में नहीं करना चाहिए। हर जगह पे ना ईश्वर का अपना समय होता है। मेरी हायर पावर ने तय किया हुआ समय है, चीजें वहां पे आने चाहिए। तो मेंबर्स ने वहां के बोला कि अपन मीटिंग चालू करते हैं। फिर और मेंबर एक मुंबई का 4 दिन के लिए वहां पे आता है और वो बोलता है कि ग्रुप चालू हो गया है। तो मैं भी यहाँ पे रहता हूँ, देखते देखते इस हफ्ते में ग्रुप नहीं है और उस भाई ने बोला कि यहाँ पे ग्रुप करना है, 1 हफ्ते में 4 मेंबर हो जाते हैं। वहां पे ग्रुप फॉर्म हो जाता है। और वहां पे ग्रुप फॉर्म करने का पता चलता है मेरी वाइफ के एलेनॉन फ्रेंड को, अमेरिका की, जो भारत आना चाहती है हमसे मिलने। और वहां की उसकी बेटी जो है उसको 25 साल हुए हैं सोब्राइटी के। वो बोलती है कि मैं अमेरिका में नहीं करूंगी मेरा 25वां बर्थडे सेलिब्रेट, मैं उस नए ग्रुप में जाके करूंगी खातेगांव के। तो ग्रुप को फॉर्म होके 2 महीने नहीं हुए हैं और बाहर के कोई भी भारत का मेंबर आने से पहले अमेरिका की मेंबर आती है, वहां पे पीआई करती है, वहां पे अपने 25 साल मनाती है। और वहां से दो भाइयों की मेंबर की सोब्राइटी शुरू होती है। अब ये इतना बड़ा अगर है तो ये स्क्रिप्ट कौन लिख सकता है यार? ये हायर पावर का खेल है जो मेरे समझना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे को तो बस इतना समझना है कि यार आज के दिन में अगर आपके साथ रह के सुबह डीआर पढूं, डीआर दिल से पढूं, समझने की कोशिश करूं, अप्लाई करने की कोशिश करूं, और दिन भर जो है मैं उपयोगी बनने की कोशिश करूं। मेरे को किस लिए बचाया गया है? मैं खुद तो नहीं बचा हूं, मेरे को बचाया गया है। मेरे को घर वालों ने बचाया, लेकिन घर वाले नहीं बचाते अगर ए फेलोशिप नहीं होती, अगर बिग बुक लिखी नहीं गई होती। तो आप लोगों की वजह से जिंदा बचा हूं, आप लोगों की वजह से सोच कहीं कहीं बदल रही है, आप लोगों की वजह से नजरिया बदल रहा है, आप लोगों की वजह से तरीके बदल रहे हैं। और पहली बार एक व्यवस्थित जीवन, एक प्रॉपर जीवन, एक प्रॉपर जिसको जीना बोलते हैं, वो जीने का समझ रहा हूँ। और मेरा ये पूरा विश्वास है कि मेरे लिए जो उच्च शक्ति है, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अगर इस फेलोशिप को फॉलो करता हूँ, मैं अगर आप लोगों के साथ चलने की कोशिश करता हूँ, और कदम कदम पे मैं हायर पावर की इच्छा समझने की कोशिश करता हूँ। और जैसा मैंने कहा कि परफेक्ट नहीं हूँ, कई बार गलतियां हो जाती है, उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ता है। फिर से वही बात एक बार एश्योर हो जाती है कि जहां पे मैं अपनी वाली चलाने की कोशिश करता हूँ, वहां पे परेशानियां मेरा पीछा फिर से शुरू कर देती हैं। तो शराब से भी दूर हूँ एक दिन के हिसाब से। और लगा नहीं था कि ऐसी जिंदगी कभी नसीब में होगी यार। जो कुछ भी है वो उस हायर पावर के वजह से है और आप लोगों के जरिए है। यहाँ पे मैं अपनी शेयरिंग खत्म करना चाहूंगा, और मुझे मालूम नहीं, बहुत हड़बड़ा में गड़बड़ाहट में मैं आया था शेयरिंग के लिए, तो बहुत बिखरी और कई सारी बेकाम की भी बातें आई होंगी, गलत भी बातें आई होंगी।
उनको आप हटाएं और अगर कुछ काम का आता है, आपको लगता है, तो उसको स्वीकार करने की कोशिश करें। फिर से एक बार नवजीवन ग्रुप और आप सभी लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।